Hello guys. See, due to internet problem, we are back on recording. Now listen to me. We were discussing about thyroid gland. Thyroid gland के अंदर ना पहला cause पढ़ाया था. The first cause for what is that? First cause for hyperthyroidism was Graves disease. Graves disease के बारे में हर चीज में पढ़ाया था. So the other cause is thyrotoxicosis. So thyrotoxicosis ऐसी चीज है ना, इसको thyrotoxicosis is basically other name for hyperthyroidism. क्या है? Other name for hyperthyroidism. कौन सी चीज है? थायरोटॉक्सिकोसिस. तो क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. सो क्लिनिकल फीचर ना आप लोग क्या करते हो? रटने लग जाते हो. क्यों रटने लग जाते हो? क्योंकि आपको कोरिलेशन नहीं सिखाया जाता. आई विल टीच यू ए कोरिलेशन एंड आई वांट यू टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट. बेस्ड ऑन दैट वन सिंगल पॉइंट आप लोग पूरे हिस्ट्री निकाल सकते हो पेशेंट का हाइपरथायरॉयडिज्म का. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मली लिखो. नॉर्मली पेशेंट का काम क्या, मतलब पेशेंट का थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? नॉर्मली थायराइड ग्लैंड, नॉर्मली हु इज दैट? थायराइड ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेनेंस. ठीक है. अब हमारा पेशेंट के पास क्या हो गया? देयर इज ए इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन. हमारा पेशेंट के अंदर क्या हो गया? इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन. अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू, क्या होता है डॉक्टर साहब? वेरी गुड. यहाँ पे देखो थायराइड हार्मोन्स क्या कर रहा था? इसको रेगुलेट कर रहा था. किसको? बेसल मेटाबॉलिक रेट को. अब क्या हो गया? थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. वेरी गुड. सो ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा. बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा. सिंस बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर साहब सुनो, मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? बॉडी के अंदर बढ़ गया. मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मोर द मेटाबॉलिज्म. तो मान के चलते पेशेंट वेट वाज 70 किलो. ये पेशेंट वेट वाज व्हाट? 70 किलो. ये 70 किलो पेशेंट के अंदर क्या हो गया? हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया. बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन ज्यादा होते हैं क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है डॉक्टर साहब? मेटाबॉलिक रेट हैज बीन इंक्रीज, तो उसके वजह से उसका फैट जितने भी होगा मेटाबॉलाइज हो जाएगा. मतलब मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा. ऑटोमेटिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो वेट लॉस. वेरी गुड. वेट लॉस के अलावा और क्या होता है? डॉक्टर साहब सुन लीजिए मेरा ध्यान से बात को. अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो शरीर के अंदर जितने भी सब्सटेंस स्टोरेज है इन द बॉडी, वॉट एवर द सब्सटेंस विच आर बीइंग स्टोर्ड, दे विल ब्रेक डाउन. बॉडी के अंदर जितने भी स्टोरेज था वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल इज दैट मोर मेटाबॉलिक रेट, more breakdown होते हुए anything while it is undergoing breakdown, it will give rise to heat. तो मैं आप लोगों को ना इसको बहुत और एक सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूँ. डॉक्टर साहब सुन लो. ऐसे एक पत्थर है, ठीक है. इस पत्थर को आपने क्या लिया? बड़ा सा हैमर लेके, हथौड़ी लेके मारते हैं. हथौड़ी लेके मारोगे, जैसा पत्थर टूटेगा देयर कैन बी स्पार्क मींस व्हाट? हीट इज कमिंग आउट. द सेम वे, मतलब कोई एक सब्सटेंस है उसको टूटने की वजह से क्या हो गया? हीट जनरेट हुआ. इन आवर बॉडी आल्सो सेम वे, इफ एनीथिंग अंडरगोस ब्रेक डाउन दैट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ हीट. अब हीट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, बट इज इट ए फीवर और नॉट? ये क्वेश्चन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब किस लिए? समझने के लिए. इज इट ए फीवर और नॉट? इट इज नॉट ए फीवर, बट पेशेंट विल कंप्लेन इट एज ए फीवर. क्योंकि पेशेंट को जितना पता है, क्या पता है पेशेंट को? हमारा पेशेंट को इतना ही पता है कि सर जी मुझे बुखार आता है, रोज बुखार आता है. बट उसको क्या हो रहा है एक्चुअल में ही इज हैविंग व्हाट? जैसे एलिवेटेड टेम्परेचर. सो बॉडी हीट विल बी इंक्रीज. ऑलरेडी शरीर हीट है और तुम्हें, सो इफ योर बॉडी इज ऑलरेडी हॉट एंड अगर मैं तुम्हें सनलाइट में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? So already body is hot, and if I send you into sunlight, that will lead to one of the major problem. The patient will come to heat intolerance. क्या होता है? Heat intolerance का मतलब क्या होता है? Heat intolerance is nothing but, listen to me very carefully, heat intolerance means patient will not be able to withhold the heat. थोड़ा भी normal person को देखो, normally see we are sitting outside, we are sitting in a रूम के अंदर एसी टेम्परेचर था मान के चलो 22 डिग्री सेल्सियस. 22 डिग्री सेल्सियस का एसी टेम्परेचर था.
एसी टेम्परेचर था, तो उस एसी का टाइम पे सबको कंफर्टेबल है। हमारे ग्रुप के अंदर एक ही बंदा था जिसको हाइपरथायराइडिज्म था, वो बोलेगा यार और भी मुझे गर्मी लग रहा है, यार मुझे और भी गर्मी लग रहा है, despite having a normal temperature. That is only heat intolerance. Okay, apart from the heat intolerance, डॉक्टर साहब जैसा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर एक रूल होती है, एक रूल होता है एवरी, ये कोई नहीं पढ़ाया होगा आप लोगों को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। आई विल टीच यू पीपल वन ऑफ द इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर, ठीक है। एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ, एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, every 1 degree rise of body temperature will lead to increase of 10 heartbeats, increase of heart rate by 10 beats per minute। नॉर्मली उसको हार्ट रेट हो रहा था 72, हमारा पेशेंट को नॉर्मली हार्ट रेट क्या हो रहा था 72। जैसा उसको बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा 10 बीट्स, 1 डिग्री बढ़ेगा 10 बीट्स बढ़ेगा, 2 मतलब 2 डिग्री बढ़ेगा 20 बीट्स बढ़ेगा। सो बिकॉज ऑफ विच आवर पेशेंट विल हैव व्हाट, इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, इंक्रीज ऑफ heart rate। Apart from the increase of heart rate, he will also have increase of respiratory rate, increase of respiratory rate। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गया। तो डॉक्टर साहब कार्डियोवास्कुलर पढ़ लिए एंड रेस्पी पढ़ लिए, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन बचा, जीआईटी। अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जीए का एक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। जीए का एक्टिविटी बढ़ेगा तो जीए ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यू विल हैव रिकरेंट स्टूल्स, इट विल मिमिक लाइक ए डायरिया। सो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूल। एंड इसके अंदर देखो डायरिया नहीं होता है। डायरिया मींस व्हाट, डायरिया का डेफिनेशन बताओ, देखते हैं। डायरिया का डेफिनेशन बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। डायरिया इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द स्टूल, ठीक है। यहां पे क्या होता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा, लीडिंग टू व्हाट, द पेशेंट विल हैव समथिंग कॉल्ड एज सॉफ्ट एंड लूज स्टूल। इसको बोल सकते हो लूज स्टूल बट नॉट ए डायरिया, लूज स्टूल बट नॉट ए डायरिया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं लूज स्टूल और डायरिया का बीच में डिफरेंस। सो लूज स्टूल इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू मी, लूज स्टूल इज नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट लूज स्टूल का मतलब होता है, सो टॉयलेट के अंदर जाएगा the feces will be very thin, मतलब it will be very soft, it can be consistency of a liquid, ठीक है। तो अगर ये वीडियो देखने का टाइम पे कुछ खाने खा रहे हो तो उसको डिस्टर्ब किया तो आई एम सॉरी बाय एक्सप्लेनिंग दैट, ठीक है। चलिए, तो बीइंग ए डॉक्टर उस सबको झेलना पड़ेगा, दैट इज नॉट ए ऑप्शन फॉर यू पीपल, ठीक है। चलो फिर आगे जाके बढ़ते हैं, आगे जाके देखते हैं आगे क्या देखनी चाहिए। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, इतने में खत्म हुआ क्या प्रॉब्लम, खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा देयर आर अदर क्लिनिकल फीचर्स, अदर क्लिनिकल फीचर में पढ़ाता हूँ, सुन लीजिए। तो अभी हमारा पेशेंट को क्या हो गया, सो एक एक सिस्टम करके देखते हैं, एक एक सिस्टम करके देखते हैं। सो सिस्टम नंबर 1 हम लोगों ने क्या देखे थे, दैट इज योर पूरा बॉडी वेट को देखे थे, देन हीट को देखे थे, देन वी लुक्ड एट हार्ट रेट, देन टेम्परेचर देखे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल भी देख लिए थे। सो नाउ वी आर लेफ्ट आउट विद CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कहानी क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कहानी इज वेरी सिंपल माय डियर डॉक्टर्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमारा पेशेंट को हार्ट रेट बढ़ा हुआ, दिल की धड़कन बढ़ा हुआ, तो ही विल कंप्लेन ऑफ व्हाट, पैल्पिटेशन। व्हाट इज पैल्पिटेशन, अगर जब भाग के आते हो ना, भाग के आते हुए तुम्हारा हार्ट बीट तुम्हें खुद को महसूस होता है। सो नाउ राइट नाउ आई एम टेकिंग ए क्लास, मुझे क्लास लेने में कोई डर नहीं होता है, बीट ए यूट्यूबर ऑफलाइन मुझे क्लास लेने में डर नहीं होता बिकॉज आई एम यूज्ड टू, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे पाल्पिटेशन होगा क्या, नहीं होगा। अगर पहली बार क्लास ले रहा होगा तो क्या होगा, मुझे डर आएगा, डर आते में क्या होगा, एंजाइटी होगा, पैल्पिटेशन होगा, पैल्पिटेशन होते हुए क्या होगा, आई कैन फील माय ओन हार्ट बीट। द सेम वे पेशेंट विल कम एंड टेल सर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, उससे ज्यादा ही विल कंप्लेन यू ऑफ पैल्पिटेशन। तो पैल्पिटेशन हो रहा है कंस्टेंटली, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी रेट बढ़ चुका है। सो दिस विल क्रिएट वन ऑफ दीज टू सिम्टम्स, मेजर फैक्टर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर सिम्टम्स, ये चीजों की वजह से पेशेंट विल ऑलवेज बिकम व्हाट, इरिटेबल। पेशेंट विल बी इरिटेबल, पेशेंट विल बी व्हाट, इरिटेबल, पेशेंट विल बी व्हाट, इरिटेबल, मतलब जल्दी सा इरिटेट हो जाता है। Patient will be what, irritable. So this is the CNS symptoms. Apart from that, there are few important symptoms which I want you people to remember. In both hyper and hyperthyroidism, दोनों में दिखता है clinical feature. We cannot really specify it, but hyperthyroidism के अंदर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, there will be loss of
हेयर। ठीक है, तो अब हाइपरथायराइडिज्म को याद रखने के लिए आप सर आप तो ना शुरुआत में बोलते हो बाद में टेक्निक नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं भाई। सिंपल सा एक पॉइंट रिमेंबर रखो, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, अगर सिंपल सा इतना पॉइंट याद हो गया तो रेस्ट एवरीथिंग इज इजी, अपने आप आ जाएगा सिम्टम्स पूरे। ठीक है, एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, कोई भी हाइपरथायराइडिज्म फीमेल हो हाइपोथायराइडिज्म फीमेल हो, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफेक्ट दिखता है। क्या दिखता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफेक्ट्स भी दिखता है इफ इट इज ए फीमेल। ठीक है, सो विद दिस मच बीइंग सेड, दिस इज द स्टोरी ऑफ योर क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म अब इतने में खत्म हो गया क्या? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम गोइंग टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली आर द इंपॉर्टेंट वंस जो अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं? नाउ आई विल बी टचिंग ए लिटिल बिट ऑफ योर फार्मा एज वेल। ठीक है, आई एम लिटिल बिट ऑफ योर साइकेट्री एज वेल। Okay, and apart from that I'll be teaching you people little bit how to connect these two things to the other things. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। the first key point, that is MCQ number 1. MCQ number 1, the MCQ number 1 is that, so the people will do what, that is purposeful इंजेक्शन ऑफ, इंजेक्शन मतलब swallowing, इंजेक्शन ऑफ एल थायरॉक्सिन टैबलेट्स। पर्पसफुली क्या करते हैं? एल थायरॉक्सिन टैबलेट को इंजेस्ट कर लेते हैं। पर्पसफुली एल थायरॉक्सिन टैबलेट को क्यों इंजेक्ट करते हैं, क्यों लेते हैं? टू लूज वेट। तो इसके वजह से क्या होता है? पर्पसफुली वेट लॉस करने के लिए ये लोग क्या किया? थायराइड हार्मोन लिया, एंड इट विल एंड अप लीडिंग टू व्हाट? दूसरे इफेक्ट भी दिखने लगेगा, दैट विल लीड टू व्हाट इज दैट? हाइपरथायरॉयडिज्म। दैट विल आल्सो लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसमें इस चीज को मोस्ट कॉमनली कहां पे दिखता है? मोस्ट कॉमनली सीन विथ विच ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन? दैट इज पैरामेडिकल स्टाफ। देखो डॉक्टर साहब एक बात बताता हूँ, नर्सिंग स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, क्योंकि दे आर द बैकअप एंड बैकबोन। हम लोग जितने काम करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में, एक्सेट्रा करने में वही लोग मदद करते हैं। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन नर्सिंग स्टाफ, इन फीमेल नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि उनको क्या होता है कि हाँ ये टैबलेट लेने से वेट कम होता है करके उनको पता होता है। उस चक्कर में क्या कर लेते हैं? गलती से टैबलेट्स को इंजेस्ट करने लग जाता है विदाउट नोइंग द इफेक्ट व्हाट इट कैन डू टू देयर बॉडी। उनका बॉडी को क्या कर सकता है ये बिना सोचे समझे गलती से वो लोग ये टैबलेट को लेते हैं, दैट विल कॉज देयर डैमेज। दिस इज द स्टोरी ऑफ योर वन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। चलो डॉक्टर साहब लेट्स गेट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और भी बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। सो एमसीक्यू नंबर 2। तो ये एमसीक्यू नंबर 2 क्या है? तो डॉक्टर साहब आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड वन ड्रग। व्हाट इज दैट ड्रग? ये ड्रग का नाम है अमियोड्रॉन। क्या है? अमियोड्रॉन। ठीक है, ये अमियोड्रॉन क्या होता है? तो अमियोड्रॉन के बारे में पढ़ाते हुए सारे लोग बताते हैं बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये वो सब कुछ बता देते हैं, बट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड समथिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? अमियोड्रॉन इज ए आयोडीन कंटेनिंग ड्रग। इट इज ए आयोडीन कंटेनिंग ड्रग। अगर if it is a iodine containing drug, and I want you people to understand amiodarone is a iodine containing drug। ठीक है, अब इसके अलावा अमियोड्रॉन को याद रखने के लिए आप लोगों को ये इट इज ए क्लास 3। ये कौन सी एंटी एरिथमिक है? कॉल लिखते गलती से। सो दिस इज ए स्टोरी ऑफ योर क्लास 3 anti-arrhythmic drug. It belongs to which anti-arrhythmic drug? Class 3 anti-arrhythmic drug. So this amiodarone, one interesting fact about this amiodarone क्या पता है? So ये amiodarone ना इतने में छोड़ देता नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज करता है। It can lead to both of them. It can lead to hyperthyroidism also. It can lead to
hyperthyroidism also, it can lead to hypothyroidism also. So it can cause any one of them. पेशेंट का लक के ऊपर डिपेंड होता है, किसी को हाइपो हुआ, किसी को हाइपर हुआ, किसी को ये साइड इफेक्ट आया ही नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 1, विच एंटी एरिथमिक ड्रग causes hyperthyroidism? Amiodarone. क्वेश्चन नंबर 2, विच एंटी एरिथमिक ड्रग cause hypothyroidism? Amiodarone. चलो पीछे देखो, ये ऐसा केस दे देंगे. ये 24-year-old female nurse came to the doctor with the complaints of palpitation, weight loss. After she started to take a unknown drug. Name the following agent. तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए ना, फॉलोइंग एजेंट कौन है? लिवोथायरॉक्सिन. लिवोथायरॉक्सिन कौन होता है? लिवोथायरॉक्सिन इज एनालॉग, आर्टिफिशियल एनालॉग ऑफ थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन कौन होता है? T3 या T4? लाउडली बोलिए. हाँ जी, दैट इज T4. वेरी गुड, दैट इज योर T4. क्लासिक. लेट्स कंटिन्यू हाइपरथायराइडिज्म का बारे में. तो डॉक्टर साहब सुन लीजिए, हाइपरथायराइडिज्म का कॉजेस पढ़ा दिया, हाइपरथायराइडिज्म का पैथोजेनेसिस पढ़ा दिया, हाइपरथायराइडिज्म का सब कुछ पढ़ा दिया. आई अग्री विथ यू पीपल. ठीक है. सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? डॉक्टर साहब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विल बी कॉल्ड एज हाइपोथायरॉइडिज्म. क्या बोलते हो? हाइपोथायरॉइडिज्म. ये हाइपोथायरॉइडिज्म भी बड़े मजेदार सीन है. हाइपोथायरॉइडिज्म तो बहुत, अरे रुको यार, एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, हाँ पूरा हाइपो पढ़ा देते, देन वी विल टॉक टू फॉर हाइपोथायरॉइडिज्म. व्हाट इज दैट? हाइपोथायरॉइडिज्म. ठीक है. सो हाइपोथायरॉइडिज्म का जब बात चल रहा है, हाइपोथायरॉइडिज्म इज ए कंडीशन जिसके अंदर डिक्रीज लेवल ऑफ T3 and also decrease level of T4. T3 और T4 क्या हो गया? कम हो गया. अगर T3 T4 कम हो गया, ऑटोमेटिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा भैया? बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? हाँ बताओ. कोई बात नहीं, इवन इफ इट इज ऑफलाइन वीडियो स्टिल यू शुड बी आंसरिंग. दैट इज हाउ वी नीड टू डू. चैंटिंग मतलब ऐसे बैठ के ये वाला ये ऐसा चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है. तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू रिपीट एंड लर्न. ठीक है. जहां पे मैं बोलूंगा रिपीट करो, वहां पे रिपीट करो. सो रिपीट एवरीबडी. व्हाट इज दैट? T3 and T4 will lead to decrease of BMR. that lead to decrease of BMR. अगर BMR कम हो गया, मेरा भाइयों सुनो, BMR कम हो जाता है. BMR कम हो जाते ही बॉडी के अंदर जितने भी स्टोरेजेस था इनसाइड द बॉडी, वट एवर द स्टोरेजेस वर देयर, दे विल ब्रेक डाउन और नॉट ब्रेक डाउन. दे विल नॉट break down. If they will not break down, my dear student, they will lead to increase of body weight. आ गया फर्स्ट क्लिनिकल फीचर. चलो, सो देन सेकेंड क्लिनिकल फीचर. डॉक्टर साहब हाइपरथायराइडिज्म में क्या हो रहा था? बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा था. बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑल द सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन. मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया था. मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा था? हाँ जी, लाउडली बोलिए. मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ, वेट लॉस हुआ, तो उसके वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा था. यहाँ पे ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर शरीर का टेम्परेचर ही कम है तो नाउ ही विल फील मोर कोल्ड और लेस कोल्ड. अरे बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है. ठीक है. अब बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तुम उसको भगा रहे हो स्नो के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या होगा? ठंड लगेगा. सो आई विल टेल यू पीपल इवन बेटर वे. सो मान के चलो, सेम एग्जांपल, 22 डिग्रीज फॉर एवरीबडी इट इज नॉर्मल, बट अवर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट को क्या फील होने लगेगा? 22 डिग्री में सबको नॉर्मल लग रहा था, बट एक हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट बोलेगा कि नहीं मुझे ठंड लग रहा है यार, एसी बंद कर दो. So that's how it is. Means he will not be able to tolerate the cold. इसी को बोलते हो cold intolerance. क्या बोलते हो? cold intolerance. क्या है? cold intolerance. कोल्ड इंटॉलरेंस होता है किस लिए डॉक्टर साहब? डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ व्हाट? डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर. सो अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर साहब, टेम्परेचर इज हैविंग ए रोल इन हार्ट रेट. डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली तो हार्ट रेट का रोल है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी डिक्रीज ऑफ heart rate. There will be decrease of heart rate. There will be decrease of respiratory rate. And डॉक्टर साहब GIT के अंदर में क्या पढ़ाया था? GIT का एक्टिविटी बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. यहाँ पे GI का एक्टिविटी कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल कम हो जाएगा, तो दैट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन. क्या बनाता है? कॉन्स्टिपेशन. आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग जो लेक्चर देखते हुए सोचेंगे सर आप लाइव में स्लोली पढ़ा रहे थे, यहाँ पे थोड़ा तेज हो गए. आई विल रिपीट इट अगेन, लिसन टू मी. हार्ट रेट इज डिक्रीज.
at the same time respiratory rate is also decreased. If respiratory rate is also decreased, GIT activity is also decreased. If GIT activity decrease हो गया, that means what? हाँ जी, that means GIT is not having more peristalsis, that is having a less peristalsis. अगर less peristalsis है, अगर कम पेरिस्टालसिस है, तो दैट मीन्स पेरिस्टालसिस कम हो गया, तो what will happen? Constipation. What will happen? Constipation. So this is the story of your, what is that? The story of your, very nice, that is your hypothyroidism. Now hypothyroidism हो गया, hyperthyroidism. Hypothyroidism के बारे में पढ़ने के लिए what are the causes for hypothyroidism? What are the causes for hypothyroidism क्यों होता है? तो causes for hypothyroidism till date as much as MCQ is concerned, as much as MCQ को जितने मायने रखता है, as much as MCQ is concerned, always remember in India most common cause of hypothyroidism is iodine deficiency. क्यों आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म का कॉज करवाता है? क्योंकि आयोडीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज कंबाइनिंग विथ टायरोसिन टू फॉर्म द थायराइड हार्मोन्स, तो आयोडीन डेफिशिएंसी. बट ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया, ठीक है, भारत के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज, एग्जाम के जितने कंसर्न है ए वाली आंसर करो, ठीक है. अब देन वर्ल्ड वाइड ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज आर वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज देखा जाएगा तो द डिसीज नेम इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस. कौन होता है? हाशिमोटो थायराइडाइटिस. हाशिमोटो थायराइडाइटिस. सो आप लोगों को फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज तो सीख लिए. So followed by the first important cause, let's get to the next important cause. Causes का नाम लिखते फिर एक एक डिसीज को पूरा इन डेप्थ शानदार पढ़ते हैं, ठीक है. चलिए डॉक्टर साहब, तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हाशिमोटो डिसीज लिख लिए. हाशिमोटो के अलावा और क्या होता है? हाशिमोटो के अलावा डॉक्टर साहब आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, थायराइड के अंदर डेफिशिएंसी होने के लिए वी हैव सम डिसऑर्डर कॉल्ड एज रीडल थायराइडाइटिस. कौन है? रीडल थायराइडाइटिस. कौन है? रीडल थायराइडाइटिस. I'll teach you people, do not worry. Riedl's थायराइडाइटिस के अलावा we have one more थायराइडाइटिस that is only called as DQ variant थायराइडाइटिस. DQ variant थायराइडाइटिस. तो डॉक्टर साहब, so far we have noticed how many disorders? 1 iodine deficiency, 2 Hashimoto, 3 Riedl's, 4 DQ variant. तो एक एक करके पढ़ते हैं. सो फर्स्ट डिसीज आई वांट टू टीच यू पीपल इज ऑफ कोर्स हाशिमोटो डिसीज. हाशिमोटो डिसीज के बारे में पढ़ने के लिए रिमेंबर इट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल. फीमेल के अंदर क्या होता है? मोर कॉमन होता है. तो फीमेल के अंदर क्यों मोर कॉमन होता है? देयर इज ए रीजन. तक सब याद रखिएगा, most of the autoimmune disorder, what is that? Autoimmune disorder. जितने भी autoimmune disorders है, सारे autoimmune disorders are more likely to be seen with a female patient. Female patient के अंदर more likely possibility of autoimmune disorders. More likely possibility of what is that? Autoimmune disorder. तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन फीमेल हो गया, तो ऑटोमेटिकली ग्रेव्स डिसीज भी मोर कॉमन इन फीमेल. एनी अदर ऑटोइम्यून डिसीज मोर कॉमन इन फीमेल. तो मोस्ट कॉमन इन फीमेल बिकॉज द पैथोजेनेसिस. बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट इज योर, व्हाट इज दैट? पैथोजेनेसिस. व्हाट इज दैट? पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस पढ़ लेते हैं, सुन लीजिए. सो व्हाट इज द पैथोजेनेसिस? अरे बड़ी इंटरेस्टिंग यार, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, इतने डेप्थ में जाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको लाइफ में कभी ये दिक्कत ना है ये अबाउट थायराइड को लेके, ठीक है. आई एम गोइंग टू गिव यू टेक्निक्स एवरीथिंग आज, ठीक है. तो सुन लीजिए. सो पैथोजेनेसिस क्या होता है? द पॉइंट नंबर 1 इज वेरी इजी. देयर इज ए ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज. तो ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज बन गया.
अब ग्रेव्स डिसीज में भी ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बना था, तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा सर वहां पे तो क्या था, वहां पे तो स्टिमुलेट कर रहा था, यहाँ पे एंटीबॉडी है तो ये वाली भी स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी भी तो हो सकता है ना। नहीं, ये जो एंटीबॉडी बनता है दे आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, व्हाट इज दैट, डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज, दे आर ऑलवेज व्हाट, डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज। डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडी मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू करा देगा। तो आप लोग थोड़ा सिंक से बाहर चले गए, मैं वापस लेके आता हूं, मेरा बात पूरा सुन लीजिए। इफ एनीवेयर बॉडी के अंदर कहीं पे भी एंटीबॉडी का अटैक होता है, बीट ए बैक्टीरिया, बीट ए ह्यूमन टिश्यू, बीट एनीथिंग, अगर एंटीबॉडी आके अटैक करता है वहां पे डब्ल्यूबीसी को बुला लेता है, मींस व्हाट, एंटीबॉडी विल ट्रिगर द इन्फ्लेमेशन। जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे डब्ल्यूबीसी ऑटोमेटिकली आ जाता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, एनीवेयर इन द बॉडी वेरेवर देयर इज ए इन्फ्लेमेशन इनटू दैट एरिया डब्ल्यूबीसी विल कम। रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड में काम आएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज तो बन गया, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज टू हुम, किसको एंटीबॉडी बनाएगा, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज टू हुम, टू पॉइंट नंबर 1 that is to the follicle, to what, to the thyroid follicle। ग्राफेन फॉलिकल नहीं, ग्राफेन फॉलिकल कहाँ होता है, हाँ हाँ बताओ बताओ, कोई बात नहीं, रिपीट करो, ग्राफेन फॉलिकल इज इन, ओ वेरी गुड। बट यहाँ पे फॉलिकल के ऊपर आ सकता है, ये कौन सी फॉलिकल है, यहाँ पे बात कर रहे हैं थायराइड फॉलिकल। सी लिसन टू मी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थायराइड फॉलिकल, नॉट द ग्राफेन फॉलिकल, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कंफ्यूज मत होना। अगेन आई विल रिपीट, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द थायराइड फॉलिकल and also against the TPO। TPO कौन था, TPO is enzyme, TPO is a enzyme था, कौन से एंजाइम था डॉक्टर साहब, वो कौन सी एंजाइम था, हाँ जी, हाँ, कौन से एंजाइम था, थायराइड पेरोक्सिडेज। इसका काम क्या था, आयोडीन को लेके किसके साथ जोड़ना था, आयोडीन को लेके टायरोसिन के साथ जोड़ना था। सो एडिंग ऑफ आयोडीन टू द टायरोसिन इज ओनली वर्क ऑफ योर टीपीओ। अगर टीपीओ, सुन लीजिए, टीपीओ को क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी आ गया, एंटीबॉडी आके टीपीओ विल बी डिस्ट्रॉयड, टीपीओ विल बी डिस्ट्रॉयड। टीपीओ अगर डिस्ट्रॉय है तो, टीपीओ नहीं है तो हमारा काम चलेगा क्या, विल देयर बी फॉर्मेशन ऑफ T3 T4, नो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ T3 T4। अगर T3 T4 का फॉर्मेशन नहीं है दैट मींस इट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ T3 एंड T4, ठीक है। इसमें मजा नहीं आएगा। सो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, पैथोजेनेसिस समझ गए, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज कोर्स ऑफ द डिसीज। कोर्स ऑफ द डिसीज, कोर्स ऑफ द डिसीज, अगर ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, दुनिया में तुम्हें कोई भी हाशिमोटो डिसीज में गलती करवा ही नहीं सकता, ठीक है। तो चल लीजिए, शुरुआत से चलते हैं। फर्स्ट स्टेप एंटीबॉडीज, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी आएगा, आके दे विल डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय किसको डिस्ट्रॉय करेगा, फॉलिकल्स, किसको डिस्ट्रॉय करेगा, फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। कि कौन सी फॉलिकल, अगेन थायराइड फॉलिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड, तो ऑटोमेटिकली आई एम रेफरिंग टू व्हाट इज दैट, थायराइड फॉलिकल। सो अगर फॉलिकल को destroy हो गया, if follicle gets destroyed then what will happen, the follicles will get destroyed, follicle destroy हो गया तो it will leak all the stored hormone, एग्जैक्टली यही जो पॉइंट है, इसको लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने लगता है। मान के चलो डॉक्टर साहब ये सारे थायराइड फॉलिकल है ना, ऑटो इम्यून डिसीज एक दिन में आ जाता है कि क्रोनिक डिसऑर्डर है, इट इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। तो क्रोनिक डिसऑर्डर है तो स्लोली डिस्ट्रॉय होगा, स्लोली डिस्ट्रॉय होते हैं। चलो मान के चलते ऐसा एक फॉलिकल टूटने लगा, यहाँ पे एक फॉलिकल टूटने लगता है तो फॉलिकल के अंदर जितने भी हार्मोन था वो रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। सी वंस इट विल स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड, व्हाटएवर द हार्मोन व्हिच वाज स्टोर्ड इनसाइड द थायराइड ग्लैंड विल स्टार्ट टू लीक आउट। यही चीज बता रहा था, सेम थिंग आई वाज टेलिंग यू पीपल। सो वंस हार्मोन लीक होने लगता है, वंस द हार्मोन रिलीज होने लगता है, दैट टाइम हाइपरथायराइडिज्म होगा कि हाइपो होगा। बहुत सारे थायराइड लेवल है तो ऑटोमेटिकली हाइपरथायराइडिज्म। सो द फर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट लेके अपने पास पहला शुरुआत का कौन सी क्लिनिकल फीचर्स लेके आएगा, ही विल कम टू यू विद द क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। He will come to you with the clinical feature of hyperthyroidism. He will come to you with the clinical feature of hyperthyroidism. Hyperthyroidism के बाद क्या होगा,
बाद ये होगा डॉक्टर साहब, फॉलिकल्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ वहां पे क्या हो गया, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज आया था, तो दैट वुड हैव ट्रिगर्ड द इन्फ्लेमेशन, तो दैट मींस व्हाट, डब्ल्यूबीसीज वुड हैव इन्फिल्ट्रेटेड, तो फॉलिकल हील होने लगेगा कि नहीं लगेगा, हीलिंग कैन नॉट अकर, इफ हीलिंग कैन नॉट अकर दैट मींस फॉलिकल्स आर डिस्ट्रॉयड. सो लेटर विद द कोर्स ऑफ द टाइम, with the course of the time, with the course of the with the course of the time, automatically it will lead to what, with the course of the time all follicles get destroyed, स्लोली सारे फॉलिकल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, तो डॉक्टर साहब सुन लीजिए, आप लोगों को लग रहा होगा सर कल परसों जब पढ़ा रहे थे आप बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से ये चीज बता रहे थे कि डायग्नोसिस, आज क्यों डायग्नोसिस नहीं बता रहे हो अबाउट थायराइड. थायराइड का इन्वेस्टिगेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग, वो पढ़ाऊंगा पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड एक साथ, समझ गए. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सो ऑल द फॉलिकल्स विल गेट डिस्ट्रॉयड, फॉलिकल डिस्ट्रॉय होने के बाद पेशेंट विल डेवलप इनटू व्हाट, पेशेंट विल डेवलप द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेंट, हाइपोथायराइडिज्म. पेशेंट को क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म. सो टेल मी विच थायराइड डिसऑर्डर which will have initially hyperthyroidism followed by hypothyroidism, Hashimoto disease. ठीक है, so the patient will have what, hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म किसका हो गया था भैया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड. सो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय, देन लीक ऑल द स्टोर्ड हार्मोन, hyperthyroidism. So at the cause time with the course of time follicles सारे destroy हो जाएगा, hypothyroidism. इसके अलावा फॉलिकल डिस्ट्रॉय होने के अलावा और क्या होता है, WBC क्या हो जाएगा, वहां पे इनफिल्ट्रेट हो जाएगा. सो व्हेन यू टेक ए बायोप्सी WBC इनफिल्ट्रेशन मिलेगा. सो आपको बोले गया एक पेशेंट को हाशिमोटो थायराइडाइटिस था, व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर वहां का टिश्यू देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, आपको दिखेगा क्या दिखेगा, WBC सारे वहां पे इनफिल्ट्रेट हो चुका होगा. एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब का और एक की कमी भी होती है, किस चीज की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी, फॉलिकल्स आर डिस्ट्रॉयड, फॉलिकल्स भी नहीं दिखेंगे एंड एट द सेम टाइम WBC दिखेंगे. सिंस WBC इज इनफिल्ट्रेटेड, तो WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट. दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट. इसी को बोल सकते हो ल्यूकोसाइटिक or we can also call it as a lymphocytic. Lymphocytes are the cells which play role in chronic inflammation. So my dear doctors, path का point दे रहा हूँ, तो इसको notes बना लो जरा, सिर्फ देखने से नहीं, so जरा notes बना लो, काम आएगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल इज दैट दो तरीके का ये चीज होता है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. अक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल बढ़ती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट बढ़ता है. सिंस आवर डिसीज इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर, तो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इसी को बोल सकते हो लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस. लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस. ठीक है, सो इसका क्लिनिकल फीचर क्या हो, क्लिनिकल फीचर विल बी व्हाट, हाइपोथायराइड का क्लिनिकल फीचर, हाइपोथायराइडिज्म का क्लिनिकल फीचर. सो क्लिनिकल फीचर हाइपोथायराइडिज्म का होगा तो क्या क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, एंड आल्सो कॉन्स्टिपेशन होगा, एंड आल्सो पेशेंट विल हैव व्हाट इज दैट विल बी योर वेट लॉस, एंड द पेशेंट विल आल्सो हैव कोल्ड इंटॉलरेंस. ओके, बढ़िया. आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, चलो डॉक्टर साहब, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ओनली कॉल्ड एज रीडल्स थायराइडाइटिस. क्या है, रीडल्स थायराइडाइटिस. रीडल थायराइडाइटिस आप लोगों को थोड़ा लकी भी मान लो, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पैथोजेनेसिस नहीं है. सिंपल एज दैट, पेशेंट को ना इसके अंदर याद रख लो, इतना ही होता है, फाइब्रोसिस. इतना ही होता है क्या, फाइब्रोसिस इन द थायराइड ग्लैंड. फाइब्रोसिस इन द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के अंदर भी फाइब्रोसिस हो जाता है. तो थायराइड ग्लैंड के अंदर फाइब्रोसिस हो गया तो क्या होगा, सो मान के चलो ये थायराइड ग्लैंड था ना, सो ये थायराइड ग्लैंड है, तो ये थायराइड ग्लैंड पूरे के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू बन गया. तो
तो कनेक्टिव टिश्यू इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म हो चुका है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो जब कनेक्टिव टिश्यू इज बीइंग फॉर्म्ड, व्हेन कनेक्टिव टिश्यू इज बीइंग फॉर्म्ड, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ऑल द फॉलिकल्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड थायराइड ग्लैंड इज नॉट वर्किंग, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू तो थायराइड का काम नहीं कर सकता. See, listen to me. Fibrous tissue cannot do the function of thyroid gland. So there is thyroid hormone, no thyroid hormone, no thyroid hormone. Fibrous tissue हमेशा soft होता है कि hard होता है? Very hard. Fibrous tissue is very hard. Point number one. Point number two. What happens? Glands will not work. Basically, which glands are not working? Basically, that is your thyroid gland. So fibrosis in the thyroid gland and its surroundings. Its surroundings. So now listen to me very carefully. So फाइब्रोसिस थायराइड ग्लैंड में हो गया, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? थायराइड ग्लैंड के अंदर, लिसन टू मी, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. देयर विल बी डिक्रीज ऑफ T3 एंड T4, डिक्रीज ऑफ T3 एंड T4 एंड डॉक्टर साहब इसका सराउंडिंग में फाइब्रोसिस हो जाएगा, मतलब पूरा कनेक्टिव टिश्यू बनेगा. इट कैन डैमेज समटाइम्स, इट कैन डैमेज, ऑलवेज नहीं है, समटाइम्स इट कैन डैमेज, who is that? It can damage one of the most important nerve, that is only recurrent laryngeal nerve. recurrent laryngeal nerve को भी कभी कभार डैमेज कर सकता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ योर रीडल्स थायराइडाइटिस. तो रीडल्स थायराइडाइटिस को अगर आपको देंगे ऑन एग्जामिनेशन, वो/ई मतलब ऑन एग्जामिनेशन. ऑन एग्जामिनेशन मतलब क्या है? तुम्हारे सामने पेशेंट आए हैं, उसको एग्जामिनेशन कर रहे हो, या पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है, ऑल दिस कम्स अंडर एग्जामिनेशंस. ओके, व्हेन यू डू ए एग्जामिनेशन, तो थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन थोड़ी पर रेक्टम में फिंगर डाल के करोगे नहीं ना, तो थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन कहां पे करोगे? एंड इन द नेक के ऊपर ऐसा पल्पेट करके देखोगे. व्हेन यू ट्राई टू पल्पेट, ऐसा फीलिंग आएगा कि कोई तुम कार्डबोर्ड को प्रेस कर रहे हो, मतलब पूरा कंप्लीट रिजिडिटी होगा. तो द थायराइड ग्लैंड विल बी सॉफ्ट और हार्ड. थायराइड ग्लैंड विल बी हार्ड. तो ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट विल हैव, व्हाट इज दैट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज हार्ड wood like consistency of thyroid gland, of the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड का कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगा? वुड जैसा हो जाएगा. दैट इज द स्टोरी ऑफ योर ऑन एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ द रीडल थायराइडाइटिस. ठीक है, तो रीडल थायराइडाइटिस यहाँ पे छोड़ो, उसका ट्रीटमेंट्स के बारे में मैं आता हूँ. ट्रीटमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ओनली कॉल्ड एज डिक्यूवेरियन थायराइडाइटिस. डिक्यूवेरियन थायराइडाइटिस. Dequarian thyroiditis is also called as subacute thyroiditis. क्या बोलते हैं उसको? Subacute thyroiditis. ये ना बड़े इंटरेस्टिंग चीज है यार. ये सबक्यूट थायराइडाइटिस जो है बड़े इंटरेस्टिंग चीज है. Why it is interesting? तो इसका कॉज क्या होता है? So rather than the cause, let's understand in a little bit different manner. What is that little bit different manner? So that is, हमेशा हम लोग एटियोलॉजी फिर पैथोजेनेसिस पे जाते थे. यहाँ पे ऐसे सीधे चलते हैं. मतलब कैसा शुरुआती होता है? तो बेसिकली पेशेंट विल हैव URTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है डॉक्टर साहब, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है, ये क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो URTA, UTA नहीं है, URTA याद रखना. URTA रिपीट करो वहां पे बैठ के. URTA मींस व्हाट? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बाद फॉलोड बाय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट विल लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म. क्या करवाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म. Basically because of the problem. What is the problem? The problem is डिक्यूवेरियन थायराइडाइटिस के वजह से the patient का क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा. It is always followed by a upper respiratory tract infection. तो आप लोगों को MCQ कैसा आएगा? सो पेपर तुम्हें ऐसा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, आप सब लोग छौंक के देखते रहेंगे. कैसा होगा?
A 28-year-old female came to the hospital with the complaints of weight loss, weight loss, and the female is also having diarrhea. So ये कौन सी होगा, हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है, सेम क्वेश्चन को कैसा बदला जाता है, ऐसा क्वेश्चन सिंपली आता है बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नाउ. The same 27-year-old female came to the hospital with the complaints of अनइंटेंडेड वेट गेन. अनइंटेंडेड वेट गेन मतलब क्या है, वो नहीं चाहती थी कि वेट गेन करे. द पेशेंट वाज नॉट विलिंग टू अंडरगो वेट गेन बट स्टिल द पेशेंट गेन्ड द वेट. सो पेशेंट इज हैविंग अनइंटेंशनल वेट गेन. along with that patient is expressing the complaints of cold intolerance and heart rate revealed. For example, मान के चलते 58 means heart rate is decreased. तो all these are indicating hypothyroidism. On history, ये पॉइंट को याद रखना, on history it was found out that some days or some months ago she had upper respiratory tract infection. तो आपको पहले की चीज क्या सोचना है, सबअक्यूट थायराइडाइटिस. क्यों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन के अंदर आपको बताया क्या, हाइपोथायराइडिज्म. एंड में आपको आंसर दे दिया बाय टेलिंग यू व्हाट, बाय टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बिना आप डायग्नोस करने में दिक्कत में फंसोगे, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो ये डिटेल बिना दिए वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता. अगर पूछ लिया, ये मत बोलना कि अगर पूछ लिया तो कोई मतलब भी नहीं बनेगा. अगर पूछ लिया देन ऑप्शन शुड आल्सो बी adequate for that. ठीक है, तो चलिए डॉक्टर साहब, लेट्स कंटिन्यू. तो DQ वेरिएंट थायराइडाइटिस भी हो गया. वंस वी आर डन विथ ऑल दीज थिंग्स, तो लेट्स गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. व्हाट इज दैट, investigations. What is that, investigations of thyroid gland. Investigations of what, thyroid gland. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. थायराइड ग्लैंड का इन्वेस्टिगेशन आप सोच रहे होंगे सर इतने ज्यादा है क्या, आप इतने ये कर रहे हो. मैं फिर से बोलूंगा, एक चाय ले लो क्योंकि अब थोड़ा होने वाला है. मूवी का ट्रेलर खत्म हो गया, अब होने वाला है मूवी असली शुरू. क्यों, क्योंकि इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट हियर. आई विल डू माई बेस्ट टू मेक इट सिंप्लीफाइड. चलो फिर शुरू करते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द थायराइड. सो कोई भी पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म को लेके आए, हाइपोथायराइडिज्म को लेके, irrespective द पेशेंट को कंप्लेंट देखो एंड आफ्टर दैट यू सस्पेक्टेड थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर, तो इमीडिएटली आपको पहली चीज करना पड़ेगा थायराइड प्रोफाइल. क्या करना पड़ेगा, थायराइड प्रोफाइल. क्या करना पड़ेगा, थायराइड प्रोफाइल. अब थायराइड प्रोफाइल तो इन मेनी प्लेसेस दे विल टेल यू द नेम एंड दे विल गो अवे. एंड आप लोगों को नेम से कोई लेना देना नहीं होगा एग्जामिनर को. एग्जामिनर एग्जैक्टली वही चीज पूछेगा जो चीज कंफ्यूज करेगा. सो थायराइड प्रोफाइल, वी नीड टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द थायराइड प्रोफाइल. थायराइड प्रोफाइल के अंदर फर्स्ट हार्मोन वी नीड टू लुक एट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, नाउ देन वी आर गोइंग टू लुक एट T3 एंड T4. T3 एंड T4. ठीक है, ये दोनों चीजों को देखोगे. सो T3 T4 देखोगे और इवन बेटर आइडिया FT3 FT4 देखोगे. FT3 FT4 देखो, बेटर आइडिया FT3 एंड FT. ठीक है, ये चीजों का टेस्ट ऑर्डर करोगे तो डॉक्टर साहब मेरा पूरा बात सुनो. नाउ पे वेरी मच अटेंशन. यहां पे तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है. यहां पे तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है. अगर प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है तो इसी को बोलते हो प्राइमरी डिसऑर्डर. इसी को क्या बोलते हो, प्राइमरी डिसऑर्डर. अगर पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम है उसी को बोलते हो सेकेंडरी डिसऑर्डर. कौन सी डिसऑर्डर, सेकेंडरी डिसऑर्डर. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तो अब मान के चलते हैं फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सी है. लेट्स टेक ए पिट्यूटरी एडेनोमा. लेट्स टेक व्हाट इज दैट, ए पिट्यूटरी एडेनोमा. इज दैट पिट्यूटरी एडेनोमा. किसको लिए भैया, एक पिट्यूटरी एडेनोमा को लिया. ये पिट्यूटरी एडेनोमा ऐसा वाला एडेनोमा था. सी, जब से मैं एंडोक्राइन शुरू किया 3 बार एडेनोमा पढ़ाया. एक जगह पढ़ाया कहां पे, वेरी गुड, इन द प्रोलैक्टिनोमा. एक जगह पढ़ाया कहां पे, ग्रोथ हार्मोन. अब तीसरे जगह एडेनोमा कर लेके आ रहा हूं कहां पे, थायराइड. अगर एडेनोमा था, पिट्यूटरी एडेनोमा, ये ऐसा एडेनोमा था, इट वाज इंक्रीजिंगली प्रोड्यूसिंग TSH. इट वाज इंक्रीजिंगली प्रोड्यूसिंग TSH.
ये बहुत ज्यादा टीएसएच को प्रोड्यूस कर दे, ये बहुत ज्यादा टीएसएच को प्रोड्यूस कर दे, इट विल गो एंड स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को तो कुछ लेना देना नहीं है, उसको स्टिमुलेशन मिला तो T3 T4 बना देगा, ये तो बनाएगा T3 T4। अब T3 T4 कम बनाएगा कि ज्यादा? अरे सोचो भैया, टीएसएच ज्यादा है तो ज्यादा स्टिमुलेशन, मोर प्रोडक्शन ऑफ द T3 T4, मोर प्रोडक्शन ऑफ द T3 T4, इंक्रीज ऑफ T3 एंड T4। अब इंक्रीज ऑफ T3 एंड T4 हो जाएगा, बट आपको एक प्रॉब्लम आएगा, आपको सोच आ सकता है, यू माइट हैव ए थिंकिंग, यू माइट हैव ए थिंकिंग, व्हाट इज दैट थिंकिंग सर? So if T3 and T4, if T3 and T4, if they are having, if T3 and T4, if they are being elevated, if they are being what is that elevated, they should give a negative feedback। ये क्या जाता है? नेगेटिव फीडबैक देना चाहिए ना, ये क्या करना चाहिए? नेगेटिव फीडबैक देना चाहिए ना, नेगेटिव फीडबैक देना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दिस एडेनोमा को नो नेगेटिव फीडबैक, एडेनोमा के ऊपर नेगेटिव फीडबैक काम नहीं करता, नो नेगेटिव फीडबैक। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? ऑन टू द एडेनोमा, ऑन टू द एडेनोमा नो नेगेटिव फीडबैक विल वर्क। मतलब क्या बोल रहा हूं? T3 T4 ज्यादा होने के बाद टीएसएच को बंद कराना चाहिए था, बट बंद नहीं करवा पाएगा, बिकॉज इट इज ए पैथोलॉजी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां पे है? पिट्यूटरी के अंदर। पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम हो गया तो पिट्यूटरी एडेनोमा है, तो उसके वजह से टीएसएच भी बढ़ा, T3 T4 भी बढ़ा। सो दैट मीन्स टीएसएच के वजह से T3 T4 बढ़ गया। सो इसके अंदर देख के चलते हैं, अगर टीएसएच लेवल बढ़ गया तो T3 T4 लेवल भी बढ़ गया, T3 T4 लेवल भी बढ़ गया। बट प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम इज इन द पिट्यूटरी। तो इसीलिए इसको क्या कहला जाता है? प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको ही बोलते हो सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन सी डिसऑर्डर है? हाइपरथायराइडिज्म और हाइपो सेकेंडरी hyperthyroidism। कौन है? secondary hyperthyroidism। so apart from that, apart from the secondary hyperthyroidism, now look into the next important aspect। secondary hyperthyroidism हो गया। now next important, for example Graves disease ले लेते हैं। Graves disease के अंदर प्रॉब्लम कहां पे था? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो उसके वजह से T3 T4 क्या हो गया डॉक्टर साहब? T3 T4 का क्वांटिटी, हाँ जी, देयर वाज ए increased level of T3 and T4। so Graves disease था long acting stimulatory antibody, दो लॉन्ग एक्टिंग स्टिमुलेटरी एंटीबॉडी की वजह से T3 T4 ज्यादा हो गया। बट इसके अंदर पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इफ पिट्यूटरी इज नॉर्मल, विल इट लिसन फॉर द नेगेटिव फीडबैक? यस, एब्सोल्युटली। तो ऑटोमेटिकली टीएसएच लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टीएसएच लेवल कम हो जाएगा तो दैट विल लीड टू प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज ओनली कॉल्ड एज प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोग ये टेबल को भी यूज कर सकते हो। सो सेकेंडरी डिसीज मींस द प्रॉब्लम इज इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंडरी डिसीज मींस प्रॉब्लम इज इन द पिट्यूटरी, प्राइमरी मींस प्रॉब्लम इज इन द। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। तो आप लोग माइट बी थिंकिंग दैट सर बीच बीच में क्यों ओबीएस चेक करते रहते हो आप? बीच बीच में ओबीएस इसलिए चेक करते रहता हो, इतना मेहनत से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कभी रिकॉर्ड बटन क्लिक किया कि नहीं किया तो देखने के लिए देखता रहता हूँ। दैट इज नॉट समथिंग बैड और रॉन्ग, क्योंकि अगर चेक नहीं करूंगा, गलती से रिकॉर्ड नहीं दबा तो अगेन आई विल हैव टू डू व्हाट? आई विल हैव टू रिकॉर्ड इट मल्टीपल टाइम्स, विच मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो इसीलिए सो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर डॉक्टर साहब सुन लीजिए मेरा बात, वेरी इजी है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म को पढ़ाने के लिए तो यहाँ पे हम लोग, ये तो थायराइड प्रोफाइल में है ना, तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, सो let's start with one simple aspect। patient had a delivery, पेशेंट को क्या हो गया था? डिलीवरी हुआ। डिलीवरी किसको दिया था? ट्विंस को दी थी। एग्जाम्पल किसको दिया था? ट्विंस को डिलीवरी। ट्विंस को डिलीवरी करते, डिलीवरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज डिलीवरी के बाद पोस्ट पार्टम। पार्टम मतलब डिलीवरी, पोस्ट पार्टम मतलब क्या होता है? डिलीवरी। पोस्ट पार्टम हेमोरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोस्ट पार्टम हेमोरेज हो जाएगा। पोस्ट पार्टम हेमोरेज मीन्स व्हाट? ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी। अगर पोस्ट पार्टम हेमोरेज होता है तो पोस्ट पार्टम हेमोरेज इसके वजह से हाइपोवोलेमिया होता है। सो हाइपोवोलेमिया होने के वजह से क्या प्रॉब्लम होगा?
हाइपोवोलेमिया। डॉक्टर साहब मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यूर गायनाकोलॉजी, 100% इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी आएगा, देखते हैं, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया होगा तो बॉडी का ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब मान के चलते हैं, सो लिसन टू मी, हाइपोवोलेमिया, ये हाइपोवोलेमिया के वजह से अब क्या हो जाएगा, तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी विल अंडरगो नेक्रोसिस। तो आपको क्वेश्चन आएगा सर व्हाई ओनली एंटीरियर पिट्यूटरी, व्हाई नॉट पोस्टीरियर पिट्यूटरी? डॉक्टर साहब ध्यान से सुनो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, कब? डिलीवरी का टाइम पे ऑक्सीटोसिन की जरूरत, तो ऑक्सीटोसिन की जरूरी है, तो ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है? रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो तुम्हारा शरीर का टारगेट क्या होता है ना, व्हेन लेस ब्लड इज गिवन इट विल गिव ब्लड सप्लाई, जहां पे जरूरत है वहां पे ब्लड सप्लाई देगा, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे ब्लड सप्लाई कट डाउन करेगा। नाउ लिसन टू मी वंस अगेन, इफ एट ऑल यू आर ब्लीडिंग आउट और यू आर लूजिंग ब्लड in any of these condition, in any of these conditions, losing blood or less blood volume, your body will give blood supply to only such organs which are vital. तो एक बार सोचो, तुम्हारा हाथ कट के वेन कट हो गया, वेन कट होके या आर्टरी कट होके मैसिवली ब्लीड कर रहे हो, तभी तुम्हारा ब्लड फ्लो पेनिस को होना चाहिए या हार्ट एंड ब्रेन को होना चाहिए? ऑफ कोर्स हार्ट एंड ब्रेन को, दैट्स व्हाट योर बॉडी डज। तो बॉडी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को प्रोटेक्ट करेगा एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करवा देगा? नेक्रोसिस करवा देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो गया। वंस एंटीरियर पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? सो एंटीरियर पिट्यूटरी नेक्रोसिस, नो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स नहीं रहेगा। कौन से हार्मोन्स नहीं रहेगा? पिट्यूटरी हार्मोन्स नहीं रहेगा। नो एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन नहीं रहेगा तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्या? नो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, तो इमीडिएटली डॉक्टर सब सोच के देखना, देयर इज नो प्रोलैक्टिन, नो प्रोलैक्टिन। इफ देयर इज नो प्रोलैक्टिन, इफ देयर इज नो प्रोलैक्टिन, इफ देयर इज नो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन नहीं है, प्रोलैक्टिन नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन नहीं है तो क्या हो जाएगा? सो दैट विल लीड टू व्हाट? अभी देखो प्रोलैक्टिन किस लिए चाहिए? मिल्क बनाने के लिए, टू फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क। फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क के लिए डॉक्टर सब सुन लीजिए पूरा बात को, फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क के लिए कौन चाहिए था? प्रोलैक्टिन। अब डिलीवरी के बाद ही तो मिल्क की जरूरत है, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी बेबी रिक्वायर्स मिल्क, बट प्रोलैक्टिन नहीं है तो मदर को क्या हो जाएगा? फीडिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज ओनली फेल्यूर ऑफ लैक्टेशन, दैट इज ओनली फेल्यूर ऑफ lactation, failure of lactation. It will be the first clinical feature of anterior pituitary necrosis, anterior pituitary necrosis. At the same time anterior pituitary से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? टीएसएच आएगा कि नहीं आएगा? there will be no TSH, there will be no TSH। तो TSH नहीं रहेगा तो थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए कोई है या नहीं है? थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए कोई हार्मोन नहीं है। सो नाउ लिसन टू बी, इफ नो TSH, नो TSH, ये सारे किस लिए हुआ था? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के वजह से कौन सी डिसीज, कौन सी नेक्रोसिस हुआ था? एंटीरियर पिट्यूटरी नेक्रोसिस। दिस एंटीरियर पिट्यूटरी नेक्रोसिस को ये नाम दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है, the name of the disease is only called as Sheehan's syndrome. What is that? Sheehan's syndrome। तो Sheehan's syndrome के ऊपर हर अल्टरनेट एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। Sheehan's syndrome के अंदर द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, Sheehan's syndrome का अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर क्या होगा? अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ द Sheehan's syndrome, ध्यान से सुनिए, Sheehan's syndrome, अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ द Sheehan's syndrome will be failure of lactation। अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर विल बी फेल्यूर ऑफ लैक्टेशन। देखो डॉक्टर साहब एंडोक्राइन पढ़ाते पढ़ाते आपको गायनी भी पढ़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू लर्न। देखो सेकेंडरी हाइपोथायराइड, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म लाइक शियान सिंड्रोम। शियान सिंड्रोम में क्या हो गया? टीएसएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप तो लाउडली बोलो, हाँ जी बताओ। टीएसएच नहीं बन रहा है, देयर विल बी डिक्रीज ऑफ द टीएसएच। हम लोग क्या थायराइड प्रोफाइल पढ़ रहे हैं। सो इफ देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द टीएसएच, अगर टीएसएच की कमी हो गया तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली T3 T4 लेवल भी कम हो जाएगा। इफ डिक्रीज ऑफ टीएसएच, अगर किसी को थायराइड प्रोफाइल करवाए, ये थायराइड प्रोफाइल के अंदर अगर आपको मिल गया कैसा?
T3 भी कम, T4 भी कम एंड TSH भी कम। अगर ऐसा कहानी मिल गया, इट इज ए सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज ए सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए वन ऑफ द कॉजेस इज शिहान सिंड्रोम। वन ऑफ द कॉजेस इज व्हाट? शिहान सिंड्रोम। शिहान सिंड्रोम क्यों होता है? PPH। यहां पे MCQ नंबर 1, MCQ नंबर 1, ठीक है। यहां पे फर्स्ट क्लिनिकल फीचर MCQ, यहां पे MCQ। देन ये थायराइड प्रोफाइल जो है ना, थायराइड प्रोफाइल के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछेगा, बट थायराइड प्रोफाइल वो एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करके तुम्हें क्वेश्चन देगा। थायराइड प्रोफाइल इज अगेन ए MCQ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थायराइड का इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, दैट इज थायराइड प्रोफाइलिंग। थायराइड प्रोफाइलिंग के अलावा और क्या कर सकते हो थायराइड के ऊपर? सो थायराइड के ऊपर और कुछ कर सकते हो डॉक्टर साहब। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? थायराइड के अंदर मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल इफ पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ नोड और एनलार्जमेंट क्या है? एनलार्जमेंट के बारे में पेशेंट तुम्हें कंप्लेंट कर रहा है, तो एनलार्ज हो गया थायराइड ग्लैंड के अंदर ना, एक जगह पे क्या हो गया? स्वेलिंग हो गया। अब स्वेलिंग हो गया तो मुझे कैसा पता लगे यार? विद माय नॉर्मल आई मैं ऐसे देख रहा हूं तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ? पल्पेट करके देख सकता हूँ, दैट्स इट, राइट। बट उसके अलावा कुछ कर सकता हो क्या? नहीं। तो मुझे पता चलना चाहिए कि वेदर इट इज ए सॉलिड और फ्लूइड, मतलब उसके अंदर कोई टिश्यू है या नहीं तो उसके अंदर पानी भरा हुआ देखना चाहिए। सो डू डिफरेंशिएट बिटवीन दोस टू, वी कैन गो फॉर इफ कंप्लेंट्स ऑफ एनलार्जमेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी इन्वेस्टिगेशन वी कैन डू इज अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तब क्या करो? थायराइड प्रोब लगाओ, चेक करो वेदर इट इज ए सॉलिड लीशन और ए लिक्विड लीशन। अल्ट्रासाउंड के बाद में आपको नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आता है, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज FNAC। व्हाट इज दैट? FNAC। FNAC इज नथिंग बट फाइन नीडल। फाइन नीडल मतलब क्या है? स्मॉल नीडल्स, जो नॉर्मल रेगुलर बेसिस में स्मॉल नीडल यूज करते हो वही है, बट ओनली थिंग इज दैट FNAC के लिए थोड़ा अलग से वो सिरंज को अलग से कनेक्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, दैट्स इट। फाइन नीडल एस्पिरेशन क्या है? फाइन नीडल एस्पिरेशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन and cytology, and what is that? And the cytology. So fine needle aspiration cytology कर सकते हो। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में आपको क्या मिलेगा डॉक्टर साहब? आपको मिलेगा थायराइड टिश्यू, आपको मिलेगा थायराइड टिश्यू। थायराइड टिश्यू मिल जाएगा तो FNAC कैन बी यूज्ड फॉर डिसऑर्डर्स सच एज, FNAC कैन बी यूज्ड फॉर डिसऑर्डर्स सच एज, इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग थायराइड नोड्यूल्स के लिए। अगर थायराइड के अंदर कोई नोड्स है, नोड्यूल्स को देखने के लिए यूज कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्टेन द थायराइड टिश्यू, टू ऑब्टेन द थायराइड टिश्यू, तो मतलब ट्यूमर है क्या देखने के लिए यूज कर सकते हो, बट इज इट द अब्सोल्यूट टेस्ट? अब्सोल्यूट टेस्ट ये नहीं है, अभी 2 मिनट के अंदर पढ़ाऊंगा, सुन लीजिए, ठीक है। तो FNAC कैन बी यूज्ड फॉर नोड्यूल्स, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक का, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज ओनली कॉल्ड एज ट्रू कट बायोप्सी। व्हाट इज दैट? ट्रू कट बायोप्सी। True cut biopsy, or some places it is also referred as core cut biopsy। core cut biopsy, ये core cut biopsy थायराइड ग्लैंड में क्यों करेंगे? कोर कट और ट्रू कट बायोप्सी थायराइड के अंदर इसीलिए करेंगे डॉक्टर साहब, द रीजन इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दैट इज ये बायोप्सी लेके यू कैन यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द थायराइड कैंसर। इट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द थायराइड कैंसर। इट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर को डायग्नोस करने के लिए यूज कर सकते हो किसको? दैट इज ट्रू कट और कोर कट बायोप्सी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर थायराइड कैंसर हमेशा गो फॉर ट्रू कट बायोप्सी। सो ट्रू कट बायोप्सी, सो क्यों ट्रू कट बायोप्सी? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के अंदर हमें क्या मिलता है? FNAC के अंदर हमें वी कैन गेट ओनली फ्यू सेल्स मिलता है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्यूमर को तुम लोग डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, बट इसके अंदर क्या होता है, आपको क्या मिलता है? ये पीस ऑफ टिश्यू, ये पीस ऑफ टिश्यू मिलेगा। व्हाट इज दैट? पीस ऑफ टिश्यू मिलेगा, तो यू कैन पुट इट अंडर माइक्रोस्कोप एंड डायग्नोस। इतने में खत्म हुआ क्या इन्वेस्टिगेशन इन द थायराइड ग्लैंड? बिल्कुल भी नहीं भैया। तो द लास्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थायराइड इन्वेस्टिगेशन इज रेडियो
आयोडीन, रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन, रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन। ठीक है, तो रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन इज इंपॉर्टेंट? इसके लिए रीजन भी है, मैं समझाता हूं, सुन लीजिए। रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन क्या कहानी क्या है, तो इसको समझने के लिए इट वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल कोई बता सकते हो? अगर कोई एग्जामिनर ना, देखो डॉक्टर साहब ये एक्सपेक्ट मत करना कि एवरी एग्जाम क्वेश्चंस विल बी सिंपल, ऐसा नहीं होता है। सो देयर विल बी 300 क्वेश्चन है तो देयर विल बी 60 to 70 क्वेश्चन जो एनीबडी कैन आंसर। देयर विल बी 100 क्वेश्चंस those who studied who can answer. There will be 50 to 60 question or 30 to 40 questions which are very difficult होते हैं। 30 to 40 या मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होते हैं जो कोई भी स्कोर करना मुश्किल हो सकता है। बट वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ऐसे वाला पॉइंट्स पे आता है। इट वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल कॉल्ड एज scintigraphy. It works on a principle called as scintigraphy. So how many of you people know scintigraphy? How many of you people don't know scintigraphy? I am not sure. अगर लाइव में होता तो हम लोग बात करके सॉर्ट आउट कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, scintigraphy का काम क्या है? scintigraphy का काम ना सुन लीजिए, यहाँ पे ना मतलब I took for example, I took a iodine, I took a iodine. ये आयोडीन कैसा था? ये आयोडीन कैसा था? रेडियो एक्टिव। ये आयोडीन कैसा है? ये आयोडीन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव आयोडीन मतलब रेडिएशन को एमिट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। रेडिएशन को एमिट करेगा तो कौन सी रेडिएशन को एमिट करता है? यूजुअली इट विल एमिट गामा रेस। इट विल एमिट विच रेस? गामा रेस। इट विल एमिट विच रेस? गामा रेस। इट विल एमिट विच रेस? गामा रेस। तो गामा रेस को एमिट करेगा तो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट इज इलिमिनेटिंग द गामा रेस। अगर गामा रेस को इलिमिनेट कर रहा है तो प्रॉब्लम इजी वे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा? गामा कैमरा लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा? गामा कैमरा। सो गामा कैमरा लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली गामा कैमरा क्या करेगा? गामा रेस को पिक करेगा। तो अब इसके लिए आप क्वेश्चन पूछोगे, सर इसके अंदर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, वी इंजेक्टेड समथिंग and from there we are illuminating the source and we are taking a picture of that area. This is only called as scintigraphy. Scintigraphy is nothing but inject some substance which will be uptaken and uptake होने के बाद उसको स्कैन करोगे तो that will be a scintigraphic principle बोला जाता है। ठीक है, तो नाउ सुन लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। अब थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या था? ऐसा फॉलिकल था। ऐसा क्या था? फॉलिकल था। अब फॉलिकल है तो मैं आयोडीन इंजेक्ट करते ही ये फॉलिकल्स के अंदर आयोडीन अपटेक हो जाएगा। क्यों? इन योर बॉडी हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन इज अपटेकन बाय द थायराइड ग्लैंड। अगर मैं बॉडी के अंदर आयोडीन इंजेक्ट करूंगा तो आयोडीन पूरा काम पे चले जाएगा। कौन ऑब्जर्व, कौन ले लेगा? आयोडीन पूरा थायराइड ग्लैंड ले लेगा। इन योर बॉडी इफ आई इंजेक्ट आयोडीन, ऑल द आयोडीन विल बी टेकन अप बाय होम? थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड क्या कर दिया? आयोडीन को ले लिया। सो नाउ इंजेक्ट रेडियो आयोडीन। हम क्या करेंगे? इंजेक्ट रेडियो आयोडीन। इंजेक्ट रेडियो आयोडीन। रेडियो आयोडीन को इंजेक्ट करो, उसके बाद that will be uptaken by whom? Uptaken by one of the most important thyroid gland। थायराइड ग्लैंड के अंदर अपटेक होने के बाद डॉक्टर साहब देखो इसके बाद में ही कहानी शुरू होता है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उसके बाद अपटेकन होने के बाद उसके बाद फॉलोड बाय दैट वी डू रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी यूजिंग व्हाट? रेडियोलॉजी यूजिंग गामा कैमरा। गामा कैमरा को यूज करके रेडियोलॉजी करोगे। ठीक है, तो ये रेडियोलॉजी करने के बाद आपको क्या हो सकता है? तो यू कैन फाइंड आउट डॉक्टर साहब इन ए नॉर्मल पर्सन, अगर कोई नॉर्मल इंसान है उसका थायराइड के अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर थायराइड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हो जाएगा? आयोडीन पूरे के पूरा थायराइड ग्लैंड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इन ए नॉर्मल पेशेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देन नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 मानो नॉर्मल पर्सन। पॉइंट नंबर 2 आई हैव ए नोड, आई हैव ए पेशेंट जिसके अंदर क्या था? नोड था।
ये नोड हो सकता है दो तरीका। सो नोड होगा, नोड के पॉसिबिलिटी क्या होगा, नोड कैन अपटेक द आयोडीन, नोड कैन अपटेक द आयोडीन, नोड कैन अपटेक द आयोडीन, आयोडीन को अपटेक करेगा, दैट मीन्स वो नोड फंक्शनल है कि नहीं है, यस इट इज वर्किंग। देखो डॉक्टर साहब ये समझने के लिए सिंपल फंडा है, जब भी थायराइड ग्लैंड काम करेगा, that thyroid gland whenever it is working, whenever it is working or nodule whenever it is working it requires iodine। तो अपटेक कर लिया तो नोड्यूल को क्या होगा, अपटेक कर लिया तो नोड्यूल को क्या होगा, इट इज वेरी सिंपल, नोड्यूल विल एलिमिनेट मोर गामा रेस। सो नोड इफ इट इज अपटेकिंग, नोड इफ इट इज अपटेक द आयोडीन, नोड अगर आयोडीन को अपटेक कर दिया, आयोडीन को अपटेक कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आयोडीन अपटेक हो गया, आयोडीन अपटेक होते ही डक्सब नोड को क्या हो जाएगा, इफ इट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन तो ऑटोमेटिकली रेडियो एक्टिव आयोडीन है, गामा रेस बाहर आ रहा है, ऑटोमेटिकली पूरा आयोडीन को अपटेक कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गामा रेस को इमिट करेगा। तो इसी को बोलते हो हॉट नोड्यूल, इसी को बोलते हो हॉट नोड्यूल। क्या बोलते हो, हॉट नोड्यूल। हॉट नोड्यूल क्यों बोले भैया, हॉट इसलिए बोले क्योंकि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं थायराइड वाला, सो हॉट नोड्यूल है। हॉट नोड्यूल है तो डॉक्टर साहब ये क्या करवाएगा, इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, इसका क्लिनिकल फीचर होगा, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ ए हॉट नोड्यूल, अरे हॉट नोड्यूल है तो नोड्यूल काम कर रहा है, नोड्यूल नॉर्मल टिश्यू से ज्यादा काम कर रहा है तो थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। सो लेट मी रिपीट इट अगेन इन इंग्लिश। सो देयर इज ए हॉट नोड्यूल, हॉट नोड्यूल मींस व्हाट, इट वाज टेकिंग मोर ऑफ आयोडीन, आयोडीन को लेने के बाद दैट मींस हॉट नोड्यूल इज वर्किंग, इफ इट इज वर्किंग दैट मींस इट इज प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ T3 T4, अगर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ T3 T4 कर रहा है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, देयर विल बी हाइपरथायरॉयडिज्म, देयर विल बी व्हाट, हाइपरथायरॉयडिज्म। सो हाइपरथायरॉयडिज्म का क्लिनिकल फीचर। चलो नोड के अंदर और एक पॉसिबिलिटी भी देखते, नोड इज नॉट टेकिंग अप, नोड इज नॉट टेकिंग अप, नॉट टेकिंग आयोडीन, अगर नोड आयोडीन को नहीं ले रहा है, इफ इट इज नॉट टेकिंग अप द आयोडीन, आयोडीन को नहीं ले रहा है तो तब क्या होगा, आयोडीन को नहीं ले रहा है तो वहां पे गामा रेस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। गामा रेस नहीं आएगा तो उसको क्या बोलोगे, इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, इसी को बोलते हो कोल्ड नोड्यूल, इसी को बोलते हो क्या, कोल्ड नोड्यूल, कोल्ड नोड्यूल। ठीक है, तो कोल्ड नोड्यूल एक हो गया, कोल्ड नोड्यूल एक हो गया, हॉट नोड्यूल एक हो गया। सो दो तरीके का नोड्यूल से डॉक्टर साहब, हॉट नोड्यूल, कोल्ड नोड्यूल। इन दोनों में फंक्शनल कौन है, दिस इज फंक्शनल, दिस इज फंक्शनल, फंक्शनल। एंड ये अगर गामा रेस के वजह से, अगर गामा कैमरा के अंदर से वो पिक्चर लेंगे, सी यूजुअली रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन का पिक्चर्स आर नेवर आस्क्ड, बट स्टिल आई वांट यू पीपल टू नो वन सिंपल एस्पेक्ट। अगर कहीं पे भी सी पिक्चर डिस्कशन में मैं करवाऊंगा ये पिक्चर्स, बट एज ऑफ नाउ इफ एट ऑल इफ समबडी आस्क्ड यू पीपल हॉट नोड्यूल कौन सी कलर में दिखता है, हॉट नोड्यूल विल लुक ब्लैक कलर, hot nodule will look black color, hot nodule will look black color। ऑटोमेटिकली कोल्ड नोड्यूल कैसा दिखेगा, कोल्ड नोड्यूल कैसा दिखेगा, ऑफ कोर्स व्हाइट कलर, ऑफ कोर्स व्हाइट कलर। सो वे व्हाइट एंड ब्लैक को कंपेयर करने के लिए डॉक्टर साहब देखो ये पूरा ऐसा थायराइड ग्लैंड है ना, पूरा ऐसा थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे एक नोड्यूल आया था, यहाँ पे एक नोड्यूल आया था, ये एक जगह में तो नोड्यूल है और बचा हुआ थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होगा, रेडियो आयोडीन को इक्वली अपटेक कर लिया, रेडियो आयोडीन को क्या कर लिया, इक्वली अपटेक कर लिया। बट ये ओनली प्लेस यहाँ पे क्या हो गया, ये कुछ भी अपटेक किया ही नहीं, ये क्या किया, ये कुछ भी अपटेक किया ही नहीं। अगर अपटेक नहीं करेगा तो ये पूरा क्या सफेद रंग में दिखेगा। इसको कंपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल थायराइड टिश्यू, सराउंडिंग थायराइड टिश्यू के साथ कंपेयर करो, पता चल जाएगा वेदर इट इज ए कोल्ड और हॉट नोड्यूल। लेट मी रिपीट एवरीथिंग इन इंग्लिश क्विकली। कंसिडर दिस इज ए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड विल पिक अप द आयोडीन equally, that is why I marked it with yellow, equal distribution. In only one place it hasn't taken any iodine at all, it will look distinctly white in color, that will look distinctly white in color। तो cold nodule को अगर hot nodule मिल गया no problem, cold nodule मिल गया, these have a high risk of, cold nodule will have a high risk of, high risk of, high risk of malignancy। अगर आपको कोई पूछा तो, अगर आपको कोई पूछा तो क्या बोलना चाहिए, कोल्ड नोड्यूल मिला था डॉक्टर साहब, कोल्ड नोड्यूल मिला था, या नहीं तो कोई आके बोलेगा कि ऐसा रिपोर्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है कोल्ड नोड्यूल है करके, तो दैट मींस इट इज मोर लाइकली टू कन्वर्ट इनटू कैंसर, क्योंकि कोल्ड नोड्यूल्स आर ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर,
possibility of cancer. So cold nodule have a high risk of malignancy. Around 90% of the cold nodules will turn out some or the other day into cancer. ठीक है, तो इनिशियली नोड्यूल मिल गया, तो जैसा नोड्यूल मिल गया तब भी कोल्ड नोड्यूल को निकालना बहुत अच्छी बात है. इट इज वेरी गुड फॉर द patient. It is very good for the patient. चलो cold nodule रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन एवरीथिंग इज डन. ओके, नोड्यूल्स को भी देख लिए. नोड्यूल्स को देख लिया तो तीसरी पॉसिबिलिटी डॉक्टर साहब, तीसरी पॉसिबिलिटी अगर रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन किया, क्या कर दिया मैंने, रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन. इन द रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. I inject the iodine. So iodine will be taken up by maximum quantity by one structure. What is that? Thyroid gland. ठीक है, तो लेस क्वांटिटी, वेरी लीस्ट अमाउंट मतलब वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट विल आल्सो बी टेकन अप बाय ओवरी के साथ भी होता है ये चीज. ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आयोडीन इज टेकन अप मैक्सिममली बाय थायराइड ग्लैंड. तो ये तीसरा वाला क्यों ये पढ़ाया था, सो तीसरे वाले पढ़ा रहा था. इसके अंदर पढ़ने के लिए कंसिडर दे पूरा तीसरा वाला मतलब थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ रेडियो आयोडीन स्कैन ही मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी आर गोइंग इनटू द थर्ड स्टेप. यहाँ पे कंटिन्यूशन. तो यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं क्या बोलने को कोशिश कर रहा हूं, देयर इज ए कंडीशन कॉल्ड एज स्ट्रोमा ओवेरी. कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर टू, एक्टोपिक थायराइड टिश्यू. एक्टोपिक थायराइड टिश्यू अगर इसको और भी सिंप्लीफाइड कर देते, ठीक है, सिंप्लीफाइड मशीन की ये सारे याद रखने का एक ही तरीका कर देते. एक्टोपिक थायराइड टिश्यू, नॉर्मली थायराइड टिश्यू कहां पे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक में. एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक छोड़ के अगर कोई और जगह पे सच एज ए लिटिल बिट ऑफ थायराइड टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ओवरी, अगर ओवरी के अंदर लिटिल बिट ऑफ थायराइड टिश्यू है, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज व्हाट माय डियर लवली स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा ओवेरी. ठीक है, इसके अलावा और कहां पे एक्टोपिक हो सकता है, देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटी, दैट इज रेट्रोस्टेर्नल गॉइटर. रेट्रो मतलब पीछे. ठीक है, सो रिमेंबर मैं कोई गंदे टोन में नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारा इमेजिनेशन, बट आई एम नॉट मीनिंग दैट. बिहाइंड, पीछे. तो पीछे किसका पीछे, स्टेर्नम का पीछे. किसका, स्टेर्नम का पीछे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, नॉर्मली थायराइड ग्लैंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक में रहेगा, इंस्टेड ऑफ थोड़ा बहुत थायराइड टिश्यू ये स्टेर्नम बोने ना उसके पीछे रहेगा. सो दैट इज ओनली रेट्रोस्टेर्नल गॉइटर. इसी को बोलते हो रेट्रोस्टेर्नल गॉइटर. ठीक है, चलो, once we are done with this, so these are the important investigations which are required for the thyroid gland. ठीक है, so once we are done with this, let's understand the treatment of thyroid disorders, treatment of thyroid diseases. Treatment of thyroid diseases ना ये भी बहुत important है. So I think by the end of treatment of thyroid diseases, you people will be completely saturated. I am pretty sure about it. But still, आप लोगों को एक अच्छी बात है कि since it is a recording, तो आप लोग break लेके भी देख सकते हैं. So when we are talking about treatment of thyroid disorder, let's start with one of the simplified aspect. That is medical management. इसके अंदर इतना इंफॉर्मेशन है ना, तो आप लोगों को हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. इट विल गिव राइज टू ए 100% MCQ. या पेपर 2 में आ सकता है, या पेपर 1 में आ सकता है, सर्जरी से आ सकता है, मेडिसिन से आ सकता है, बट देयर विल बी ए व्हाट, मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है. सो मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर फर्स्ट पॉसिबिलिटी, हाइपोथायराइड पेशेंट है. कौन है, हाइपोथायराइड पेशेंट है. सो पेशेंट के अंदर क्या नहीं है भैया, हाइपो मतलब कम रहना,
सो हाइपोथायराइड मतलब थायराइड हार्मोन कम है। थायराइड हाइपोथायराइड पेशेंट है तो नॉर्मली ड्रग ऑफ चॉइस, इनिशियली ड्रग ऑफ चॉइस इज लिवोथायरॉक्सिन। लिवोथायरॉक्सिन, व्हाट इज लिवोथायरॉक्सिन? लिवोथायरॉक्सिन इज बेसिकली इज ए आर्टिफिशियल T4, इज बेसिकली ए आर्टिफिशियल T4, ठीक है। सो हाइपोथायराइड के अंदर अगर ये क्या हो गया नॉर्मली डेली मैनेजमेंट के लिए, तो ये डोसिंग का भी बता देता हूँ। डोज इज इन not in mg, not in gram, it is in microgram. Dosing is done in dose will be done in micrograms, माइक्रोग्राम्स। इसी को बोलते हो mcg, इसी को बोलते हो mcg। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, माइक्रोग्राम। सो थायराइड का लिवोथायरॉक्सिन का जो ट्रीटमेंट दे रहे हो उसका डोज कैलकुलेशन विल बी इन द माइक्रोग्राम। कोई बंदा सटका हुआ बंदा बैठा है एग्जामिनेशन पेपर बनाते हुए तो आराम से पूछ लेगा कि हाउ डू वी कैलकुलेट द व्हाट इज द डोसिंग मेथड ऑफ योर लिवोथायरॉक्सिन इन द माइक्रोग्राम, ठीक है। ये कोई बताया नहीं, ठीक है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 75 mg थायराइड ले रहा हूँ। 75 mg कहाँ से आता है भैया, मैन्युफैक्चर ही नहीं होता, ठीक है। सो चलो हाइपोथायराइड के अंदर लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है हमारे पास। नाउ वी हैव ए पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म। नाउ दिस पेशेंट हाइपोथायराइड पेशेंट के अंदर, नाउ ध्यान से सुन लीजिए। इफ अरे यार, see this system is very much sensitive to the hand movement, so that is why it happens sometimes. Now listen to me very carefully. हाइपोथायराइड का पेशेंट है acute deficiency, कोई रीजन की वजह से acute deficiency आ गया। we can consider in these days we can consider आर्टिफिशियल T3। तो द नेम ऑफ द ड्रग में कल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, थायरोनिन। व्हाट इज दैट? थायरोनिन। हो गया हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट। हाइपोथायराइड से ज्यादा कोई क्वेश्चन ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी कम। 100% MCQ यहाँ पे है मेरे माय डियर डॉक्टर, सुन लो। MCQ 100% गारंटी यहाँ पे है। So what exactly is this MCQ? This MCQ is very important ones to be learnt. So डॉक्टर साहब सुन लीजिए, हाइपरथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट। हाइपरथायराइडिज्म को कैसा ट्रीट करें? हाइपरथायराइडिज्म को कैसा ट्रीट करें? हाउ कैन वी ट्रीट हाइपरथायराइडिज्म? Is very easy by giving the drugs which will inhibit the production of T3 and T4, ठीक है। So exactly we have some drugs, हमारे पास क्या है, कई ड्रग्स है। ये ड्रग्स कौन है तो पूरा सुन लिए। इनको बोलते हो TPO इनहिबिटर, इनको बोलते हो TPO इनहिबिटर। भाई साहब ये TPO इनहिबिटर के ऊपर ना भर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग सिल्ली ये मतलब गलत करके आते हैं। शाम में बोलते हैं अरे सर ये तो पता था सिल्ली मिस्टेक हो गया, और अगर वो सिल्ली मिस्टेक की वजह से 149 हो गया तो मेरा दिल दुखेगा, तुम्हारा तो और ज्यादा दुखेगा, बट मेरा तो बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आई कुड हैव हेल्प्ड यू, that is why I will help you right now। TPO inhibitor के अंदर the first and most important drug we have is called as a PTU। हमारे पास एक ड्रग है PTU, इसी को बोलते हो प्रोपाइल थायोयूरासिल। क्लियर? सो प्रोपाइल थायोयूरासिल, आगे से मैं PTU रेफर करूंगा, ठीक है। प्रोपाइल थायोयूरासिल के अलावा एनी अदर ड्रग? यस, वी हैव अदर ड्रग्स आल्सो। नाउ लिसन टू मी, वी हैव ड्रग्स सच एज कार्बिमazole and we have one more drug called as methimazole। ठीक है। तो हमारे पास दो ड्रग है, कौन सी? एक कार्बिमazole है, हाँ जी भैया, एक मेथिमाजोल है, और दूसरी है PTU। तो इसको राउंड मार्क क्यों कर? डॉक्टर साहब सुन लीजिए, प्रोपाइल थायोयूरासिल। सो प्रोपाइल थायोयूरासिल के बारे में यहाँ पे MCQs क्या आएगा लिख लो, ये पक्का 100% MCQ। प्रोपाइल थायोयूरासिल इज ए ड्रग विच इज सेफ इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हाइपरथायराइडिज्म आएगा तो व्हाट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस? प्रोपाइल थायोयूरासिल। बट सेफ इन प्रेगनेंसी है बोल के अगर 9 महीने का प्रेग्नेंट है तो PTU दोगे क्या? एब्सोल्युटली गलत आंसर हो जाएगा। इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी बट कैन बी यूज्ड
ओनली, ओनली, ये वर्ड को याद रखो, ये वर्ड को याद रखो, ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली, एक्सक्लूसिवली, ये कब तक यूज कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली टिल एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 12 हफ्ते का प्रेगनेंसी तक, मतलब व्हाट, 12 हफ्ते का प्रेगनेंसी तक ही आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज दिस ड्रग, आफ्टर दैट यू कैन नॉट यूज दिस ड्रग, सो ओनली इट इज सेफ टिल 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये हो गया एमसीक्यू नंबर 1। चल इसके बारे में देखते हैं एमसीक्यू नंबर 2। इसका एमसीक्यू नंबर 2 इज इट विल कॉज वन ऑफ द डेडली साइड इफेक्ट, डेडली साइड इफेक्ट दैट इज ओनली कॉल्ड एज एग ग्रैन्युलोसाइटोसिस, एग ग्रैन्युलोसाइटोसिस, एग ग्रैन्युलोसाइटोसिस। अगर पूरा एक्सप्लेनेशन देके अगर पेशेंट पूछ लेना तुम फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे, तो आई वांट यू पीपल टू बी वेरी केयरफुल हियर, ठीक है। एग ग्रैन्युलोसाइटोसिस इज नथिंग बट डिक्रीज ऑफ granulocytes in the blood, decrease of granulocytes in the blood। तो ब्लड के अंदर अगर ग्रैन्युलोसाइट्स कम हो गया, ब्लड के अंदर ग्रैन्युलोसाइट कम हो गए, तो ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, these are the ones which are granulocyte। ये ग्रैन्युलोसाइट का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। अगर ग्रैन्युलोसाइट का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, डॉक्टर साहब, दैट विल लीड टू वीक इम्यून सिस्टम, दैट विल लीड टू व्हाट, वीक इम्यून सिस्टम, दैट विल लीड टू वीक इम्यून सिस्टम, मतलब ये ड्रग यूज करने का टाइम पे वीक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो दैट कैन इंक्रीज risk of infection, that will increase the risk of infection। so that is why जितना पॉसिबल, जितना तक यूज करना है उतना तक यूज करो, उसके बाद इसका साइड इफेक्ट के वजह से ये ड्रग को अवॉइड करो, एंड यू कैन गो इनटू द सेम ग्रुप, मतलब इसके साथ का दूसरे दोस्त है उनके साथ, उनका हेल्प लेके यू कैन गो प्रोसीड द ट्रीटमेंट। सो कार्बिमazole एंड मेथिमazole कैन बी यूज्ड इन अदर पीपल लाइक अडल्ट्स में, मेल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉन प्रेग्नेंट सब में यूज कर सकते हो। सो ये कार्बिमazole and methimazole are safe after first trimester, after first trimester। तो डॉक्टर साहब आपका क्वेश्चन के अंदर ये पेशेंट प्रेग्नेंट फीमेल केम टू द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, इमीडिएटली देखना पड़ेगा क्या है, कितने हफ्ते का प्रेगनेंसी है, ओनली बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू आंसर, ओनली बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू आंसर। सो ये क्वेश्चन पीजी के अंदर आया हुआ है, पीजी के अंदर आया हुआ है, प्रीवियस एमसीए एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, इन अदर प्लेसेस आल्सो दिस क्वेश्चन वाज देयर। दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लासिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। सो टीपीओ इनहिबिटर, सो इतना पढ़ा दिया। टीपीओ इनहिबिटर का मैकेनिज्म भी पढ़ा देते हैं ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबको पता है, इट विल गो एंड इनहिबिट टीपीओ, इट विल गो एंड इनहिबिट टीपीओ। अगर टीपीओ को इनहिबिट करेगा तो आयोडीन नो बाइंडिंग, आयोडीन नॉट बाइंड विथ, iodine not bind with what, with the टायरोसिन, कंफ्यूज मत होना, with the टायरोसिन। अगर टायरोसिन के साथ कंबाइन बाइंड नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ द T3 and T4, ठीक है, T3 and T4, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टीपीओ इनहिबिटर के अलावा और क्या है, तो टीपीओ इनहिबिटर एक काम करते हैं, ये टीपीओ इनहिबिटर को मेडिकल मैनेजमेंट को फर्स्ट वे ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर पूरा फार्मा, फिजियो, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। चलो देन गो टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी डॉक्टर साहब इवन मोर इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज दैट इवन मोर इंटरेस्टिंग, डॉक्टर साहब वी हैव ए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग दैट कैन बी यूज्ड, द नेम ऑफ द ड्रग इज ओनली कॉल्ड एज प्रोप्रानोलॉल। व्हाट इज दैट, प्रोप्रानोलॉल। तो प्रोप्रानोलॉल के बारे में मैं थोड़ा ये सब कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, सुन लीजिए। प्रोप्रानोलॉल इज ए बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलॉल इज व्हाट, बीटा ब्लॉकर। इट इज ए बीटा ब्लॉकर विच विल ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2 रिसेप्टर, ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, सर इसमें लेना देना क्या है, मतलब थायराइड पेशेंट में इस ड्रग का लेना देना क्या है। So इस ड्रग का लेना देना है, what is the necessary for propranolol in this patient, because normally
इन द पेशेंट हु इज हैविंग ए हाइपरथायराइडिज्म, उनका वन ऑफ द मेजर कंप्लेंट पैल्पिटेशन, वो बोलता है कि सर दिल की धड़कनें तेज हो रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सो प्रोप्रानोलॉल का यूजेस सुन लो, इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब सुन लीजिए, इट विल आल्सो इनहिबिट द पेरिफेरल डीआयोडीनेशन। पेरिफेरल डीआयोडीनेशन के बारे में कल का क्लास में पढ़ाया हूं, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस और योर टाइम, ठीक है। पेरिफेरल डीआयोडीनेशन को इनहिबिट करता है। पेरिफेरल डीआयोडीनेशन को इनहिबिट करने वाला दो ड्रग है, दैट इज एक प्रोप्रानोलॉल भी है और एक प्रोपाइल थायोयूरासिल भी है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, हार्ट रेट को कम करने में मदद करता है और पेरिफेरल डीआयोडीनेशन को इनहिबिट भी करता है, दैट इज योर प्रोप्रानोलॉल। तो प्रोप्रानोलॉल भी देना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डॉक्टर साहब सुन लीजिए, तो दे कैन आस्क यू मोस्ट कॉमन एरिथमिया, मोस्ट कॉमन एरिथमिया इन हाइपरथायरॉयडिज्म, मोस्ट कॉमन एरिथमिया इन हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी हार्ट डिफेक्ट आएगा पेशेंट को थायराइड लेवल बढ़ जाएगा, तो अगर थायराइड हार्मोन बढ़ा है तो कौन सी हार्ट डिफेक्ट आएगा, ही विल आस्क यू पीपल। तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, इट विल लीड टू एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर भी ड्रग्स, द बेस्ट ड्रग्स आर टू ग्रुप ऑफ, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर भी बेस्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर दो होते हैं। एक होता है तुम्हारा कौन है डॉक्टर साहब, हाँ जी कौन है, दैट इज योर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दैट सच एज दैट इज वेरापामिल एंड डिल्टियाज़ाम, and beta blocker, selective beta 1 blocker, that I will teach you in cardiology, but so far remember most common arrhythmia in hyperthyroidism, हाँ जी एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में भी वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज बीटा ब्लॉकर, तो उसको भी अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसको भी अवॉइड करने में हेल्प करता है। व्हाट इज दैट इज योर प्रोप्रानोलॉल। व्हाट इज दैट, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। चलो once we are done with this, so there will be last and a few small important points, वो सब देते हैं before we finish our lecture, ठीक है। ये small छोटे पॉइंट्स के बारे में क्या पढ़ना चाहिए डॉक्टर साहब सुन लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड एज वुल्फ चाइकोव फिनोमिनन। वुल्फ चाइकोव फिनोमिनन रिसेंट टाइम्स में ना मुझे बहुत सारे टाइम पे, मतलब फ्रॉम लास्ट एग्जाम से मुझे बहुत बारे टाइम ये आता रह रहा है मन में कि ये क्वेश्चन पूछेंगे। दो चीज मुझे थायराइड को लेके मन में आता है हमेशा, ये पूछने का पॉसिबिलिटी है नया क्वेश्चन करके है, एक वुल्फ चाइकोव फिनोमिना, और दूसरी वाली कौन है डॉक्टर साहब, द दूसरी वाली इज योर मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। व्हाट इज दैट इज योर रीडल थायराइड। ये दोनों पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है करके मुझे लगता है, सो लेट्स लुक इनटू इट। वुल्फ चाइकोव फिनोमिना क्या बोलता है? वुल्फ चाइकोव फिनोमिना इज ए पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। व्हाट इज दैट? पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट मतलब क्या हो गया? कैन वी एक्सप्लेन द रीजन और वी कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन? वी कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन। तो सिंपल एज दैट। एक पैराडॉक्स, तुम लोगों को क्लासिक पैराडॉक्सेस का एग्जांपल बताता हूं, तब तुम कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। पैराडॉक्स नंबर 1, हेन पहले आया था और एग पहले आया, ठीक है। चिकन मतलब चिकन पहले आया था या अंडा पहले आया था, दैट इज वन पैराडॉक्स। उसको कोई भी रीजन देना बहुत मुश्किल होते जा रहे, ठीक है। दूसरी पैराडॉक्स है, वी हैव ए पैराडॉक्स कॉल्ड एज कोस्टलाइन पैराडॉक्स। ये सारे पैराडॉक्स हमारे एमसीए के लिए कुछ लेना देना नहीं है, बट इन चीजों को एक्सप्लेन करना नहीं हो पाता है। ऐसे ही एक्सप्लेन करने नहीं हो पाता है एक फिनोमिना, वो फिनोमिना का नाम ही क्या है भाई? वुल्फ चाइकोव फिनोमिना, ठीक है। तो वुल्फ चाइकोव फिनोमिना क्या बोलता है? इफ large dose of iodine, given to a patient, it will immediately stop प्रोडक्शन ऑफ। ज्यादा आयोडीन दे दोगे कोई पेशेंट को, ज्यादा आयोडीन दे दोगे, इट विल स्टॉप, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इट विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ द T3 and T4।
इट विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4। T3 T4 का प्रोडक्शन को पूरा बंद ही करवा देता है, इसी को बोलते हो वुल्फ-चाइकोव फिनोमेना। ठीक है, तो लार्ज डोज ऑफ आयोडीन कौन सी फॉर्म में देते हो? इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पोटेशियम आयोडाइड। इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के थ्रू देते हो। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के तरीके में दे सकते हो। तो जब तुम लोगों ने तो दे दिए भाई पोटेशियम आयोडाइड, या नहीं तो और एक पॉसिबिलिटी है, उससे भी बेहतर यूज कर सकते हो KCl, पोटेशियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? वुल्फ-चाइकोव फिनोमेनन का यूज, इट इज यूज्ड बिफोर सर्जरी, यूज्ड बिफोर थायराइड सर्जरी। इट इज यूज्ड बिफोर थायराइड सर्जरी। थायराइड सर्जरी का पहले यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा वुल्फ-चाइकोव फिनोमेना यूज करते हो कि नहीं? वी हैव अदर ड्रग्स, ये ड्रग्स को भी यूज करके भी हम लोग गेम खेल सकते हैं, सच एज व्हाट इज दैट इज यूर कार्बिमजोल, मेथिमजोल से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो वंस वी आर डन विद दिस, नाउ माय डियर डॉक्टर्स, आप लोगों को पढ़ाता हूँ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गॉइटर। क्या है? गॉइटर। तो गॉइटर क्या होता है? बहुत सारे लोगों को गॉइटर बात सुनते ही कंफ्यूज होते हैं, उसके बाद थायराइड समझ में ही नहीं आता। गॉइटर इज नथिंग बट स्वेलिंग इन, कहां पे? स्वेलिंग इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक। कहां पे स्वेलिंग होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक। एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक में क्या होता है डॉक्टर साहब? स्वेलिंग होती है। सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज गॉइटर। सो गॉइटर कैन बी सीन विथ, ये कहाँ कहाँ दिखता है? सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म में दिखता है, सिर्फ हाइपरथायराइडिज्म में दिखता है, ऐसा कोई रूल है क्या? कैन बी सीन इन बोथ, हाइपोथायराइडिज्म में भी दिख सकता है, इट कैन बी सीन इन हाइपरथायराइडिज्म ऑल्सो, इट कैन बी सीन इन हाइपरथायराइडिज्म ऑल्सो। सो दोनों में, हाइपो और हाइपर दोनों में दिख सकता है गॉइटर। तो गॉइटर होगा तो डॉक्टर साहब देखो, हाइपर के लिए मोस्ट कॉमन कॉज कौन है? ग्रेव्स डिसीज। तो ग्रेव्स डिसीज इज हाइपरथायराइडिज्म, बट इसके अंदर आई हैवंट मेंशन टू स्पेशल सिम्टम्स ऑफ द ग्रेव्स डिसीज। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेव्स डिसीज में दिखता है। वन ऑफ देम इज योर एक्सोफ्थाल्मस। क्या होता है? एक्सोफ्थाल्मस। और दूसरी है एक्सोफ्थाल्मस के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द एक्सोफ्थाल्मस, द पेशेंट विल आल्सो हैव थ्री टिबियल, व्हाट इज दैट? थ्री टिबियल मिक्सेडेमा। अब बहुत सारे लोगों को सोच आता है, सर ऐसा बहुत सारे जगह में हम लोग भी सुने हैं, तो आपका कौन सी नाटक है? ठीक है, यू आर राइट सर, हम लोग हर जगह ये दोनों वर्ड तो हम हर जगह सुने। सो एक्सोफ्थाल्मस तो एवरीबडी नोस, आईबॉल्स विल कम आउट। अब पेरिफेरल मिक्सेड, प्रीटिबियल मिक्सेडेमा तो होता है, सब कुछ सब लोग बताए, बट व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ये दोनों होने का रीजन क्या है? ये दोनों होने का रीजन डॉक्टर साहब, आई के पीछे, ये मान के चलो आई बॉल है, आई बॉल के पीछे, बिहाइंड द आई बॉल एंड इन फ्रंट ऑफ द टिबिया, ये टिबिया है, ये मतलब ये टिबिया है, टिबिया का सामने व्हाट विल हैपन? सी, वाटर सॉल्युबल गैग्स अक्यूमुलेट होते हैं। गैग, ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस। व्हाट इज दैट? ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस। ये गैग्स कौन है? वाटर सॉल्युबल ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस। ये आके अक्यूमुलेट कहां पे होता है? आई के पीछे, ठीक है, एंड टिबिया के सामने। तो वाटर सॉल्युबल ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस विल अक्यूमुलेट, गैग्स अक्यूमुलेट हुआ, गैग अक्यूमुलेट होते ही ये क्या करेगा? पुल द वाटर, इट विल पुल द वाटर। अगर पानी को पुल किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दैट विल लीड टू व्हाट? एनलार्जमेंट मतलब वो ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस के सराउंडिंग एरिया पूरा पानी में भर जाएगा, तो सराउंडिंग एरियाज पे प्रेशर डालेगा, तो स्किन के पीछे मींस बिहाइंड द स्किन इफ देयर इज ए ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेन अक्यूमुलेशन, एडेमा होगा। आई के पीछे, इफ इन बिहाइंड द आई इफ वाटर अक्यूमुलेट्स, दैट विल लीड टू एक्सोफ्थाल्मस। ठीक है, तो गॉइटर मतलब ये है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा गॉइटर। अब डॉक्टर साहब, थायराइड के अंदर देयर आर टू लास्ट ट्रीटमेंट्स जो बचा हुआ है। कौन सी? सर्जिकल ट्रीटमेंट एक बचा हुआ है कि नहीं? दूसरी चीज बचा हुआ है कौन सी? रेडिएशन ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्टर साहब, पहली चीज आप लोगों को, ये कोई नहीं पूछता है कि रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसा करेंगे,
ये सब नहीं पूछता है, ये पूछता है कि किसमें करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए. सी आई कैन गेट इनटू द ऑल द डिटेल्स, देन आई विल टेक अप होल टाइम. सो माय टारगेट इज व्हाट, टू गिव यू कंप्लीट इन्फो, मतलब टू गिव यू ऑल द सब्जेक्ट्स इन ए क्रिस्प नटशेल मैनर. ठीक है, तो चलो. रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज यूज्ड इन पेशेंट्स नॉट विलिंग फॉर सर्जरी. वो खुद सर्जरी कुछ भी हो जाए मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसको रेडियोलॉजिकल थेरेपी कर सकते हो. और कॉस्मेटिक का तो बात छोड़ो, कॉस्मेटिक के बाद में आते हैं. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट नॉट फिट फॉर सर्जरी. मतलब सर्जरी करने के लिए पेशेंट का फिटनेस ठीक नहीं है. चलो मान के चलते कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज था, ओल्ड एज था, तो इफ एनी कंडीशन जिसके अंदर अनस्थेशिया, उतना ब्लड लॉस बॉडी हैंडल नहीं कर पाता है, उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हो, रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हो इफ द पेशेंट नॉट फिट फॉर सर्जरी. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये यूज हो गया, ये कहां पे, रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट का यूज हो गया. ठीक है. रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट का कॉन्ट्रा इंडिकेशन, माय डियर डॉक्टर्स, रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी. कोई प्रेग्नेंट फीमेल को रेडिएशन के पास भी जाने भी नहीं देते हैं, बिकॉज इट विल हार्म द फीटस डेवलपमेंट को डैमेज करेगा, इसलिए कोई रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हो. इट इज कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट फीमेल. ठीक है. चलो, देन वी आर लेफ्ट आउट विथ व्हाट, कौन सी चीज बचा, सर्जिकल ट्रीटमेंट का कहानी. सो सर्जिकल ट्रीटमेंट का कहानी डॉक्टर साहब सुन लीजिए. आई विल टॉक अबाउट इंडिकेशंस टुडे, I will talk about indications in this lecture. बचा हुआ rest of the aspects we will discuss in the other lecture, क्योंकि there are some complication etc जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बट as of now तुम लोगों को ये लेक्चर से सैचुरेट होते हो, तो उससे पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए एक चीज पढ़ लेते हैं. वन ऑफ दोज थिंग्स आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज इंडिकेशन फॉर सर्जरी. कब सर्जरी करना चाहिए. ऐसे ही मतलब कोई भी पेशेंट है हाइपरथायराइडिज्म लेके, चल ले थायराइड निकाल के फेंक दिया, नहीं होगा ना. सो वी नीड टू नो व्हेन टू डू द थायराइड सर्जरी, कब करना चाहिए. कंडीशन नंबर 1. सो कंडीशन नंबर 1, इफ द पेशेंट इज हैविंग सिवियर गॉइटर मतलब क्या, पूरा नेक इतना इनलार्ज हो गया, तो दैट मीन्स उसको आड़ लगेगा तो वो बोलेगा सर इतना सूजन है, इसका क्या करे. तो कॉस्मेटिकली द प्रॉब्लम इज फॉर हिम वाज अपीयरेंस, सर मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस स्वेलिंग, तो इसको हटा दो. तो वन रीजन इज कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिकल रीजन. ठीक है. कॉस्मेटिकल रीजन के अलावा और क्या होता है, ये तो लेम रीजन, दिस इज ए सिली रीजन. इससे भी ज्यादा सी बीइंग ए डॉक्टर हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो ना लेट्स गेट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बीइंग ए डॉक्टर हम लोग कहां पे ध्यान देना चाहिए. इफ पेशेंट हैज स्ट्राइडर, पेशेंट को क्या हो गया, स्ट्राइडर होने लगा. स्ट्राइडर मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन पेशेंट इज हैविंग ए noise, snoring like sound during the inspiration. That time we need to do a thyroid surgery and make the space. Means what I'm trying to tell you is that patient has stridor. That means what, if ट्रेकिया इज गेटिंग प्रेस्ड, अगर ट्रेकिया को क्या हो रहा है, ट्रेकिया प्रेस हो रहा है, ट्रेकिया इज गेटिंग प्रेस्ड, ट्रेकिया के ऊपर क्या हो रहा है, दबाव गिर रहा है. इफ देयर इज मोर प्रेशर ऑन द ट्रेकिया, उसको सांस लेने में दिक्कत आ गया, दैट टाइम वी नीड टू गो फॉर सर्जरी. अगर नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत एनलार्जमेंट, एक दिन ऐसा दिन आएगा ट्रेकिया पूरा दबा दिया, पेशेंट मर गया क्योंकि सांस अंदर नहीं जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगेन लेट मी टेल यू इन द इंग्लिश, दैट्स वेरी इजी. इफ द पेशेंट इज हैविंग ट्रेकियल compression, so it will become more severe, and if you neglect that can lead to patient's death. Apart from that, the next important indication is if RLN is involved or compressed or pressed. मतलब RLN, सी थायराइड ग्लैंड के सराउंडिंग में एक नर्व जाता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. तो ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के ऊपर अगर दबाव गिर गया, if there is more pressure on the recurrent laryngeal nerve, तो तभी भी क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब, तभी भी आपको सर्जरी करना पड़ेगा. बट आपको कैसा पता चलेगा, बीइंग ए डॉक्टर हाउ विल यू नो दैट recurrent laryngeal nerve is compressed?
आप डॉक्टर हो, आपको भी पता चलना चाहिए ना कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व क्यों, मतलब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। सो यू नीड टू नो वेदर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इज इन्वॉल्व और नॉट इन्वॉल्व। उसके लिए एक क्लिनिकल फीचर देखो, द क्लिनिकल फीचर इज हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। इट इज दैट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस फॉर द सर्जरी, ठीक है। तो अभी मैं गॉइटर के अंदर अभी मैं जा सकता था अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके का सिस्टम है, गॉइटर को ग्रेडिंग करते, ग्रेड 1 2 3 4 ऐसा ग्रेडिंग करते हैं, विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एट दिस मोमेंट। तो इसको लेके परेशान मत होना। तो आप लोगों को जितने मैं पढ़ाया हूँ वो सफिशिएंट है। सो आई टॉट टू यू पीपल बायोकेमिस्ट्री, फिजियोपैथो, फार्मा, सर्जरी, गायनी, एवरीथिंग जो जहां पे चाहिए था सारे सब्जेक्ट में पढ़ाया हूँ। सो टुमारो व्हाट वी विल डू द थायराइड सर्जरी, देन वी विल डू पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद हमारे टारगेट होगा एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज विल बी द लॉन्गेस्ट लेक्चर। आई थिंक आई एम टेकिंग 5 days फॉर द कंप्लीटिंग एंडोक्राइन सिस्टम। 5 days मतलब अप्रोक्सीमेटली यू गिव हाउ मेनी आवर्स, 5 days के अंदर यू गिव अराउंड 8 to 10 hours, दैट्स इट। 8 to 10 hours के अंदर मैं इतना बोल रहा हूँ कि 20 to 25 क्वेश्चंस, 20 to 25 क्वेश्चंस की बात है। तो यू कैन आराम से गिव दिस मच टाइम, 8 to 10 hours ऑफ टाइम, डेज भी नहीं है भैया, 8 to 10 hours ऑफ टाइम देके 20 से 25 क्वेश्चन आपका बना लो विद द हेल्प ऑफ आवर लेक्चर्स। सो आप लोगों को अगेन वही रिक्वेस्ट है, दैट द सेम रिक्वेस्ट, thank you for watching the video, and at the same time thank you से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको तुम्हारा दोस्तों को शेयर करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, उन लोगों को भी अच्छे से पढ़ने के लिए मदद करो। एंड सी यू पीपल टुमारो इन द लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।